गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे साइंस 1 के थर्ड चैप्टर की, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, अगेन बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक चैप्टर है। ये बहुत ही बेसिक है और ये इतना इंपॉर्टेंट है आपके जब तक आप साइंस पढ़ रहे हो, जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, जब तक आप 10th में हो, कम से कम ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा बेस है, पूरा ये फाउंडेशन है आपका केमिस्ट्री समझने के लिए, केमिकल इक्वेशंस के बारे में समझने के लिए। एंड जैसे पीरियोडिक टेबल एक फाउंडेशन पिलर था, वैसे ये भी एक फाउंडेशन पिलर है। चैप्टर 2 हमने देखा था पीरियोडिक टेबल का, वो पूरा जो डिटेल था वो उसी को हम आगे एक स्टेप आगे लेके जा रहे हैं। एंड कैसे हम रिएक्शंस, कैसे आपस में केमिकल रिएक्शन कैसे आपस में होते हैं, क्या उनमें रूल्स फॉलो होते हैं, क्या उनमें टेक्निक्स होती है, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, सो अगर आपने सबसे पहले सेकंड चैप्टर नहीं देखा तो पहले वो देखिए, क्योंकि उसका बेसिक आगे यहाँ कंटिन्यू हो रहा है। ओके, थर्ड चैप्टर हम आज करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। लेट मी क्विकली शेयर द टेक्स्ट बुक विद यू गाइस। एंड अगर आप पहली बार ये चैनल विजिट कर रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। एंड एज यू कैन सी द chapter textbook, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो ये कटिंग पार्ट, पहली बात तो ये वो जो आपको नहीं आने वाला है। हमारा 25% रिडक्शन हो चुका है पोर्शन का। अगर आपने वो नहीं पता आपको क्या रिड्यूस हुआ है तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया, वो देख लीजिए आप। ओके, कि क्या क्या चीज नहीं पूछी जाएगी, आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। सो उस हिसाब से यहाँ पे ये रिडक्शन हुआ है। लेट मी थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको। ओके, सो आई गेस दिस इज इनफ। सो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जैसे मैंने बात की, आज हम पढ़ेंगे कैसे कोई दो चीज आपस में मर्ज होती है। हमने जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देखे, उनके बीच में ये क्या रिश्ता है, ये क्या बॉन्ड है जो वो शेयर करते हैं, वो कैसे एक नया एलिमेंट, नया एक कंपाउंड क्रिएट करते हैं। तो ये उसके रूल्स क्या है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, इस चैप्टर में देखेंगे। ओके, सो आपको यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे ऊपर कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो ये सारे क्वेश्चन अब आपको आंसर करने आने चाहिए क्योंकि आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा है। वैलेंसी क्या होती है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये सेकंड चैप्टर में बहुत क्लियरली ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, बहुत क्लियरली आपको ये सारी बात मैं बता चुका हूं। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज रिक्वायर्ड टू राइट ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए आपको पता होना चाहिए उनके नेम्स क्या है। हाइड्रोजन को H सिंबल है उसका, ऑक्सीजन का O है। सो अगर आपको वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है तो आप H2O लिखते हो। तो ये सारी बातें जो है वो आपको सेकेंड चैप्टर बेस्ड और 9th में थोड़ा जो चीज कवर हुआ था उसके बेस्ड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इन अर्लियर स्टैंडर्ड्स वी हैव सीन हाउ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हमने देखा था कैसे कोई नई चीज, कंपाउंड यानी कि दो अलग अलग एलिमेंट जब मिलते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये अलग अलग एलिमेंट है, इनको मैंने मिला दिया, एक नया कंपाउंड फॉर्म किया, दैट इज वाटर, H2O, इट इज अ कंपाउंड। ओके, आर फॉर्म्ड by chemical combination of elements. We have also learned that driving force behind formation of a chemical bond is to attain an electronic configuration with an complete octet. तो ये हमने सेकेंड चैप्टर में देखा था कि ये लोग कैसे आ रहे थे साथ में, ये लोग शेयर क्या कर रहे थे, ये लोग इलेक्ट्रॉन्स का गिव एंड टेक और शेयर कर रहे थे। ये चीज इसी के बेस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात इसलिए ऊपर वो लोग ने रिकॉल करने आपको बोला गया था कि ये लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम कहते थे, उसके बेस पे वो लोग स्टेबल होना चाहते हैं नेचर में, इसीलिए वो आपस में मर्ज होते हैं, आपस में फॉर्म होते हैं, एक नया बॉन्ड बना के एक नया कंपाउंड बनाते हैं। The atoms attain a complete octet by giving, taking और sharing of electrons with each other. तो ये बात मैंने जस्ट आपको बताई कि ये कैसे वो करते थे। वो give, take और share, they give away electrons, they take away electrons, they share electrons। तो ये चीजें करते थे जिसमें मैंने आपको नेमिंग बताया था। गिव टेक में आयंस फॉर्म होते थे एंड शेयर वाले चीज को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते थे। ओके, तो ये सारे नाम, लेट मी राइट इट वंस अगेन, फिर से आपके लिए मैं यहाँ लिखता हूं। जब एटम्स कोई गिव एंड टेक करके फॉर्म होते थे, पहले तो दो तरह के नाम आपको समझने हैं। देयर इज आयोनिक, आयोनिक आयोनिक बॉन्ड, आयंस फॉर्म होते हैं इसमें।
ये सारा सेकंड में हमने कवर किया था, ये खाली रिवीजन करा रहा हूं फटाफट। आयोनिक बॉन्ड कहते हैं एंड दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, जब शेयर करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर, दोनों जन मिलके शेयर करते हैं, तब उसे कोवैलेंट बॉन्ड, उनके बीच का जो बॉन्ड है, रिश्ता जो है, उनके बीच का जो बॉन्ड है, उसे उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जबकि कोई गिव एंड टेक रिलेशन चल रहा है, गिव, राइट साइड में गिव एंड टेक वाला लिख रहा हूं मैं, गिव एंड टेक रिलेशन चल रहा है, यानी किसी ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसी ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो उसमें जो है आयंस फॉर्म होते हैं। आयंस आर बेसिकली इलेक्ट्रिकल चार्ज, आप बोल सकते हो। एटम एक वो एटम जिसके अंदर एक इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा हो जाता है, क्योंकि अब गिव और टेक के बाद या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जब उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है, और कम हो गया है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बैलेंस जो है, जो इक्वल होना चाहिए, वो अब बदल चुका है। प्रोटॉन्स बीइंग पॉजिटिव, तो अब देने के बाद क्या बन जाता था, वो पॉजिटिव बन जाता था। तो ये सारी बातें सेकंड चैप्टर में क्लियर है, तो आप प्लीज, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, क्लियरली वो देखिए। इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पे, गिव करने पे, वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता था, क्योंकि उसके प्रोटॉन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। वेरी वेरी एकदम कॉमन सेंस की बात है ये, ठीक है। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल बैलेंस्ड है, इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, प्रोटॉन अब ज्यादा हो चुके हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो ये अब पूरा जो आयन फॉर्म हुआ है देने के बाद, इलेक्ट्रॉन देने के बाद, वो एक पॉजिटिव आयन फॉर्म हुआ है। कौन सा आयन फॉर्म हुआ है, पॉजिटिव आयन। एंड इसका नाम हमने देखा था कैट आयन। पॉजिटिव आयंस को क्या कहते हैं, कैट आयन कहते हैं। एंड सिमिलरली सामने की तरफ जो नॉन मेटल्स मोस्टली जो होते, जो लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसने इलेक्ट्रॉन लिया है, दे आर टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम समवन एल्स, इसने लिया है। तो देखो, इसका भी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स नेचुरली इक्वल था, लेकिन अब स्टेबल होने के लिए, आउटर शेल को ऑक्टेट फॉर्म में लाने के लिए, स्टेबल होने के लिए, उसने इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है। अब उसने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की मात्रा यहां पे अलग हो चुकी है। प्रोटॉन बीइंग पॉजिटिव कम हो गए, इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिव ज्यादा हो गए। तो कोई जब ले लेता है, दे टेक इलेक्ट्रॉन्स, उनकी नेगेटिविटी बढ़ जाती है, उनकी नेगेटिविटी बढ़ जाती है। ये सारी बातें मैं फिर से बोल रहा हूं, उनको क्या कहा जाता है, नेगेटिव वालों को, नेगेटिव आयंस को एन आयंस कहा जाता है। नेगेटिव वालों को एन आयंस कहा जाता है एंड पॉजिटिव वालों को कैट आयंस कहा जाता है। तो ये एक सिंपल सी बातें थी जो मैंने लास्ट टाइम भी कवर की थी, और मैंने फिर से अभी बहुत क्लियरली बता दी। आपको ये लॉजिक बहुत क्लियरली समझना है। ओके, लेट्स मूव अहेड। केमिकल रिएक्शन क्या है, सम ऑफ द साइंटिस्ट इन, ये जो कैंसल है इससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बस मैं रीड कर रहा हूं। 18-19 सेंचुरी में वो लोग एक्सपेरिमेंट्स करने लग गए, केमिकल रिएक्शंस करने लग गए, एंड उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करके ये प्रूव किया कि जो चीज केमिकल रिएक्शन, वो चीज है, बेसिकली यहाँ पे क्या लिखी बात मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। केमिकल रिएक्शन वो चीज है जिसमें परमानेंट चेंज आ गया। कोई चीज परमानेंटली चेंज हो गई, अब वो वापस रिवर्स नहीं जा सकती। सिंपल भाषा में अगर बताऊं, जब फ्रूट होता है, फ्रूट, वो जब पक जाएगा तो क्या वो फिर से कच्चा हो सकता है? कच्चा आम एक बार जब पक्का आम बन जाएगा, वो एक केमिकल रिएक्शन है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो पक रहा है और पक रहा है। अब क्या मैं उसको फिर से कच्चा आम बना सकता हूं? नहीं, केमिकल रिएक्शन रिवर्स नहीं होता है। केमिकल रिएक्शन में एक नया नया चीज फॉर्म होता है। नया चीज यानी कि कच्चा आम एक अलग चीज है, पक्का आम एक अलग चीज है, तो दोनों अलग चीज है, तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। सो ऐसे चेंजेस को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। ओके, यहाँ पे आपको कुछ चीजें बताई गई है कि आप बताइए कि इसमें से केमिकल कौन है, केमिकल चेंज क्या है, और फिजिकल चेंज क्या है। फिजिकल चेंज में सिर्फ स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज होते हैं ना। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन ही हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। सॉलिड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये स्टेट्स जो है उसमें चेंजेस जो होंगे उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। ये रिवर्सिबल होते हैं मोस्टली सारे के सारे। फॉर एग्जांपल, सिंपल सा आइस की बात करें तो आइस इज नथिंग बट वाटर को ही हमने फ्रीज कर दिया है, सो वो सॉलिड हो चुका है। अगर आइस पिघलने लगेगा तो वो वाटर यानी लिक्विड हो जाएगा। अगर उसको और गर्म किया जाएगा तो वो वेपर बन जाएगा, दैट इज गैसियस स्टेट में चला जाएगा। तो ये चीज, वेपर से पानी वापस ला सकते हैं, पानी से आइस वापस ला सकते हैं, आइस को पानी, पानी को वेपर, ये फिजिकल चेंज हो रहा है। उसका दिखने का फिजिकल, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस जिसको हम बोलते हैं, उसको फिजिकली चेंज हो रहा है, वो केमिकली चेंज नहीं हो रहा है, वो H2O का फॉर्मेट चेंज नहीं हो रहा है। ये आपको लॉजिक समझना है थोड़ा सा। तो
फिजिकल चेंज इज मोस्टली रिवर्सिबल एंड उसके अंदर स्टेट ऑफ एंड जो भी एलिमेंट है वो चेंज होता है, यानी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट, लिक्विड से गैसियस, गैसियस से सॉलिड, ये स्टेट चेंज होता है, स्टेट ऑफ मैटर जिसको हम बोलते हैं वो चेंज होता है। जबकि केमिकल के अंदर पूरा का पूरा न्यू एक नया एक मैटर ही बन जाता है और वो एक परमानेंट चेंज हो जाता है। तो मैटर का कॉम्पोजिशन ही चेंज हो जाता है और उसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस एंड एक न्यू मैटर, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, या कुछ भी जो भी है वो फॉर्म होता है। ओके, सो इसमें आपको दिया है एकदम सिंपल से, देखो पहला वाला वही दिया है, आइस इनटू वाटर इज अ फिजिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड, तो फूड के अंदर कुछ कच्चा चीज था सब, ओके, उसको मैंने पका के एक नई चीज बना दी, उसको मैं पकाए हुए खाने को आप फिर से बोलो इसको इसमें से भाजी अलग से फिर से पालक निकालो तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि केमिकली वो चेंज हो चुका है पूरा, उसके चीजें आपस में मिक्स होके, मसाले, पानी सब कुछ मिक्स होके एक नया चीज बन चुका है। ओके, सो कुकिंग फूड इज अ केमिकल चेंज, डाइजेशन ऑफ फूड इज आल्सो केमिकल चेंज। राइपनिंग ऑफ फ्रूट का एग्जांपल यहाँ पे दिया है, तो आपको यहाँ पे टिक करना है केमिकल चेंज में। मिल्क कर्ड में बन गया, तो क्या कर्ड को आप मिल्क बना सकते हो? नहीं, इट इज केमिकल चेंज, क्योंकि बैक्टीरिया, लैक्टिस बैक्टीरिया उसमें काम करता है और कर्ड बन जाता है। ठीक है, तो ये केमिकल चेंज है। वाटर इवोपरेशन, देखो फिर से वाटर, पानी जो है इवोपरेट हो गया, यानी गैसियस स्टेट में चला गया खाली, तो इट्स अ फिजिकल चेंज, नॉट अ केमिकल चेंज। डाइजेशन, देखो डाइजेशन भी आ गया, मैंने अब भी बोला था डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। सो ये सारी चीजें दी है। नेफ्था बॉल्स एक्सपोज टू एयर, सो नेफ्था बॉल्स आर बेसिकली जो शायद से हम कपूर की गोलियां शायद से बोला, आई डोंट रिमेम्बर हिंदी नेम। नेफ्था बॉल्स आर बेसिकली व्हाइट बॉल जो हमारे घर में रखे होते हैं, कबार्ड्स वगैरह में रखते हैं ताकि कॉकरोचेस वगैरह ना आए, कोई कीड़े मकोड़े ना आए, हम कोने वगैरह में, बाथरूम वगैरह में हम लगाते हैं नेफ्था बॉल्स व्हाइट, वो डायरेक्ट नोटिस करो छोटा हो जाता है। मोस्टली आप सिनेमास वगैरह में यूरिन मतलब आप बाथरूम में देखोगे उसको, कलरफुल भी होते हैं। सो नेफ्था बॉल्स आर बेसिकली जो डायरेक्ट इवोपरेट हो जाते हैं, तो ये सॉलिड से डायरेक्ट इवोपरेशन स्टेट में चला जाता है, यानी कि वो धीरे धीरे कम कैसे हो रहा है, वो डायरेक्ट ऑक्सीजन से मिलके वो ऑक्सीडाइज होके डायरेक्ट हवे में मिक्सअप ये हो रहा है, वेपराइज्ड हो रहा है। सो रिडक्शन ऑफ नेफ्था बॉल्स एक्सपोज टू एयर इज अ फिजिकल चेंज, नॉट अ केमिकल चेंज। स्टेनिंग ऑफ शाहाबदी और कडप्पा टाइल बाय लेमन जूस, तो शाहाबदी एंड कडप्पा एक टाइल का टाइप है जो बनता है, जो जिसके ऊपर लेमन जूस, यानी कि ये लेमन सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए लेमन जूस यहाँ पे बोला है, तो उससे जो दाग लग जाते हैं, तो ये केमिकल रिएक्शन हो चुका है इनके बीच का, तो ये निकलते नहीं है ऐसा। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, तो ये देखो ग्लास जो था टूट गया है, खाली उसका फॉर्म चेंज हो गया, चूरा हो चुका है वो खाली, तो उसका खाली फॉर्म चेंज हुआ है, उसको वापस हम जोड़ के, लाइक नॉट एग्जैक्टली जोड़ के, कहने का मतलब कि उसको हम वापस से जोड़ के पिघला के वापस हम ग्लास बना सकते हैं, वो ग्लास ही है, कोई नया ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं हुआ है टूटने पे। तो ये थोड़ा सा आपको समझना था, इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आने वाले, तो आपको इस पे ज्यादा लाइक ध्यान नहीं देना, बस आपको समझना है केमिकल चीज क्या है, फिजिकल क्या है, जिसमें अब हम सिर्फ केमिकल की बात करने वाले, केमिकल चीज की बात करने वाले। ट्राई दिस में आपको सबसे पहले यहाँ पे दिया था, जो कैरी आउट करने बोला है ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे तो 5 अलग अलग ऑब्जर्वेशंस दिए हैं आपको यहाँ पे, एंड उसके लाइक नीचे आपको एक्टिविटी वो लिखना है कि क्या चेंज आया वगैरह वगैरह। तो इससे रिलेटेड आई डोंट थिंक सो क्वेश्चन आने वाला है, ये कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये 5 एक्सपेरिमेंट आपको मैं बताऊंगा, ये 5 एक्सपेरिमेंट में वो लोग ने ये चीज एक्सप्लेन की है जो चैप्टर में आगे हम पढ़ने वाले हैं। यहां मैं आपको बताऊंगा कि ये 5 में अलग अलग चीज वो लोग क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कि डिकम्पोजिशन हो रहा है किसी में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसी में, तो ये सारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। ये सारे वर्ड आप अभी सुन के सोच रहे होंगे ये वर्ड क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल मीनिंग्स है वर्ड के, जैसे ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट वाले में आपको दिया है, टेक अ स्पून फुल ऑफ लाइम स्टोन पाउडर इन एन इवोपरेटिंग डिश, हीट इट स्ट्रांगली ऑन अ हाई ब्लू फ्लेम। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में आपको बोला है लाइमस्टोन। ओके, लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है, लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है, इसका लाइम यानी नींबू से कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये सबका क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि क्विक लाइम वगैरह, लाइम वाटर वगैरह वर्ड यूज होता है, तो लोग समझते हैं कि लाइम वाटर यानी कि नींबू शरबत की बात चल रही है, नहीं, नींबू शरबत की बात नहीं चल रही है। लाइमस्टोन, लाइम जो है, लाइमस्टोन जो है, इट इज अ सेडिमेंट्री रॉक फाउंड इन नेचर, उसके ऊपर यहाँ का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। सो लेट मी
शेयर द व्हाइट बोर्ड, उसके ऊपर मैं लिख के दिखाऊंगा आपको पूरा कि लाइमस्टोन और हीट करने पे वो क्या होता है। सो ओके, थोड़ा सा ये मैं हटा दूं। ओके, सो ये आपको व्हाइट बोर्ड पूरा दिख रहा है। ओके, हमें पहला एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि लाइमस्टोन जो है हमारा लाइमस्टोन, और उसको सिर्फ सिंपली हीट करना है, हमको हीट का इस्तेमाल हो रहा है खाली। ओके, तो क्या फर्क आ जाता है लाइमस्टोन के अंदर। तो सबसे पहले तो लाइमस्टोन, मैंने जैसे आपको कहा, इट इज अ सेडिमेंट्री रॉक। इट इज अ सेडिमेंट्री रॉक, एक नेचर में रॉक पाया जाता है। ओके, उसे सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। ओके, अब इसको जब स्ट्रांगली हीट किया जाता है, स्ट्रांगली जब हीट करते हैं इसको, तो क्या होता है। ओके, इसका पहली बात, टेक्निकल यानी साइंटिफिक नाम अगर मैं बोलूं तो कैल्शियम कार्बोनेट है। इसका नाम क्या है? कैल्शियम, आई एम गोना राइट इन रेड कलर, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, एंड इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज Ca कैल्शियम, C फॉर कार्बन, कार्बोनेट इज CO3 पूरा। ओके, इट इज अ सॉलिड इन नेचर, ये सॉलिड होता है इन नेचर, तो मैं S लिख रहा हूं यहां पे। अब इसको सिंपली हीट करना है, सिंपली हीट करना है। हीट करेंगे एट लेट्स 11,000 डिग्री सेल्सियस पे जब ये हीट किया जाएगा, दैट इज हाई हीट है एकदम। ये स्ट्रांगली हीट होने पर ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करेगा। कैल्शियम ऑक्साइड आपका सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है आपका ये। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम है बर्न्ट लाइमस्टोन भी कहते हैं इसे, बर्न्ट, हमने इसको जलाया ना, कैल्शियम कार्बोनेट बर्न्ट लाइमस्टोन था, तो इसे बर्न्ट लाइमस्टोन भी कहा जाता है। दूसरे एक जैसे ये टर्म है, लाइमस्टोन टर्म है इसका, वैसे एक दूसरा टर्म है बर्न्ट लाइमस्टोन। दूसरा इसे क्विक लाइम भी कहा जाता है, दूसरा इसका नाम है क्विक लाइम, क्विक लाइम। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड यानी एक कैल्शियम का यहां पे एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है, एंड कैल्शियम, ओके लेट मी बॉक्स इट आउट थिंग्स। कैल्शियम ऑक्साइड, यहां पे एक कैल्शियम का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। कैल्शियम और यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट टूट के दो चीजें बनी है, एक चीज से दो चीज बनी है, दूसरा है गैस विच इज योर सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहां पे एक और चीज समझिए कि कार्बन, नेमिंग चीज पे थोड़ा ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग नेमिंग है, जो सब चीजें आपको याद रखनी है। पहली बात, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड आता है, अब ऑक्सीजन दो है तो उसे डाई कहा जाता है, याद रखो। केमिस्ट्री में आप डाई देखोगे यानी ऑक्साइड, डाई यानी देखोगे यानी टू, डाई मीन्स टू। ओके, ट्राई मीन्स नॉर्मली थ्री होता है। तो ये सारी चीजें थोड़ी अगर आप नोटिस करने लगोगे तो आपको नेमिंग और ये सब चीज बहुत आसान हो जाएगी पढ़ते वक्त। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैस है आप जो जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड, ये फॉर्म होता है, एंड कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होता है विच इज सॉलिड इन नेचर। सो ये हीट होने पे, अब हीट होता है कोई केमिकल रिएक्शन में तो हम उसे डेल्टा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हीट कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे हैं। सो बेसिकली ये मैंने केमिकल रिएक्शन लिखा है, दिस इज द केमिकल इक्वेशन, हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन है, सॉरी केमिकल इक्वेशन लिखा है मैंने, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा था उसका केमिकल इक्वेशन लिख के दिखाया आपको कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे विच इज इन सॉलिड स्टेट, जिसको मैंने इवोपरेटिंग डिश, जो उन्होंने कहा था, एक इवोपरेटिंग डिश पे इसके टुकड़े लिए मैंने, इट इज इन सॉलिड स्टेट। ओके, इसको एक इवोपरेटिंग डिश पे लिया, नीचे बर्नर लगाया और मैंने उसको 1000 पे डिग्री सेल्सियस पे हीट किया। ये हीट करने पे क्या होगा, सो कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, यहां बचा कुचा कैल्शियम ऑक्साइड होगा और गैस गैस रिलीज होगा। वो कौन सा गैस होगा, कैल्शियम और कैल्शियम कार्बोनेट को मैं जब हीट करता हूं तो कौन सा गैस फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रहा है। तो ये लॉजिक आपको यहां पे समझना है। सो ये चीज होगी यहां पे, तो ये ऑब्जर्वेशन आप इन्होंने कहा कि ऑब्जर्वेशन करो। एक्चुअली ये सारी चीजें
प्रैक्टिकली दिखाने वाली चीजें हैं, लेकिन सिंस आपके स्कूल्स भी बंद है अभी, तो ये आई डोंट थिंक सो आपको लैब में कहीं देखने मिलेगा। बट यूट्यूब पे अगर आप सर्च करो तो आपको ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट देखने जरूर मिलेगा। मैंने सर्च तो नहीं किया है, बट आई विल डेफिनेटली सर्च इट आउट एंड मैं लिंक शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको जरूर वो हेल्प होगा। ओके, सो दैट वाज योर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। सो सेकेंड आपको क्या है, लेट्स अगेन गो बैक टू द टेक्स्ट बुक। फर्स्ट हमने देख लिया। सेकेंड में हमें करना है एड जिंक डस्ट इनटू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ओके, तो ये भी मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ही बताऊंगा कॉपर सल्फेट में जिंक डालने पे क्या होगा। सो सेकेंड वाला सेकेंड वाला हमको दिया था कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, सोल्यूशन जब बोलते हैं तो हमें हमें समझना है कि ये लिक्विड स्टेट में उसको एक्वस सोल्यूशन एक तरह के, वो आपको समझना है। इसके अंदर हम जिंक ऐड कर रहे हैं, जिंक के हम डस्ट यानी कि जिंक के टुकड़े बेसिकली हम ऐड कर रहे हैं। ओके, जिंक इज सॉलिड, तो ये सोल्यूशन लिक्विड है हमारा। ठीक है, सो सबसे पहले ये आपको समझना है, इट इज अ एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन यानी कि पानी में मिक्स्ड है काइंड ऑफ ये, और ये सॉलिड हमारा इन नेचर, टुकड़े हैं जिंक के। ऐसा करने पे अब क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको इसके केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज जो है वो लिख के बताऊंगा, केमिकल नेम जो है सिंबल्स के साथ। कॉपर का Cu होता है, क्योंकि कुपरस हम बोलते हैं, उसके उसके वजह से नाम Cu आता है। एंड सल्फेट इज SO4। कुछ चीजें आपको याद रखनी है, SO4, ये सारी चीजें, कुछ चीजें आपको याद रखनी है, बेसिक जो नाम जो बार बार यूज होने वाले हैं वो आपको याद रखने हैं, कि सल्फेट, नाइट्रेट, ये सारी चीज के फिक्स नाम है। कार्बोनेट, तो कार्बोनेट इज ऑलवेज CO3, सल्फेट इज ऑलवेज SO4, तो ये सारी कुछ चीजें आपको याद रखनी है। सो दिस इज कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, खाली जिंक है तो जिंक हो गया। अब इसके बाजू में भी इनकी मैं लाइक स्टेट्स क्या है, तो दैट इज लिक्विड स्टेट, एंड यहाँ पे दिस इज सॉलिड स्टेट। अब एरो फॉर्म से हम बताते हैं कि क्या फॉर्म होगा, तो सिंपली जिंक सल्फेट फॉर्म हो जाता है, जिंक सल्फेट यानी जिंक SO4 प्लस कॉपर अलग से बन जाता है, कॉपर अलग से बन जाता है, एंड हीट रिलीज होती है थोड़ी। तो ये केमिकल, इसका अगेन केमिकल इक्वेशन ये मैंने लिखा, केमिकल रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन लिख के दिखा दिया मैंने आपको। केमिकल रिएक्शन इनके क्या हो रहा था उसका केमिकल इक्वेशन फॉर्म करके मैंने बता दिया आपको। ओके, दिस इज इन एक्वस स्टेट एंड इट इज ब्लूइश इन नेचर, ये ब्लूइश कलर का होता है, ब्लूइश कलर होता है ये। एंड जिंक थोड़ा सा नेचर ग्रेइश कलर का होता है, ये ग्रेइश कलर का होता है। इनके सोल्यूशन जो है, जिंक सल्फेट जो फॉर्म होता है वो कलरलेस होता है, जिंक सल्फेट कलरलेस हो जाता है। ओके, एंड कॉपर थोड़ा सा ब्राउनिश रेड कलर का होता है, ब्राउनिश रेड कलर का होता है, ब्राउनिश रेड कलर का होता है। सो ये, एंड हीट रिलीज होती है, इस रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज होती है, हीट पैदा होती है। ओके, सो ये यहां पर ये लोग ने फिर से बताया एक टाइप ऑफ रिएक्शन, केमिकल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है ये बताया। ये सबके नाम हम बाद में मैं बताऊंगा, वो बाद में आएंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इसलिए मैं बाद में बताऊंगा, आपको ये याद रखने हैं। एंड इफ पॉसिबल तो प्लीज नोटबुक लेके बैठ जाइए, मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल गया आपको कि नोटबुक लेके बैठ जाइए और ये लिखते जाइए, जैसे जैसे ये मैं लिख रहा हूं आप भी लिखते जाइए नीट एंड क्लीन, तो आपको भी ये चीजें याद रहेगी और समझेगी ज्यादा। ओके, सो दैट वाज योर सेकंड एक्सपेरिमेंट। थर्ड अब इन्होंने जो दिया है, लेट्स अगेन सी थर्ड वाला क्या है। एज यू कैन सी इन द टेक्स्ट बुक, थर्ड वाला है एड पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट सोल्यूशन टू बैरियम सल्फेट। देखिए सल्फेट, फिर से जरा नोटिस करिए, मैंने अभी आपको बोला था सल्फेट जो है, लेट मी चेंज करा, कॉपर सल्फेट जो था, सल्फेट जो था वो SO4, मैंने बोला था सल्फेट्स आर मोस्टली SO4, तो यहाँ पे देखिए बैरियम सल्फेट, सल्फेट आया तो देखिए क्या लिखा है, SO4 लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ये कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये याद रखे आप, तो आपको बहुत फायदा होगा। चीजें
समझने के लिए केमिस्ट्री की। ओके, तो लेट्स सी थर्ड वाला फिर से। आई विल शो यू दिस इन व्हाइट बोर्ड। पोटेशियम क्रोमेट एंड बैरियम सल्फेट। तो अब ये सारे नेम्स तो आपको पता होना चाहिए, ये सब नेम क्या है, ये सब एलिमेंट्स हैं जो हम पढ़ चुके सेकेंड चैप्टर के अंदर। सो द थर्ड वन इज पोटेशियम क्रोमेट एंड बैरियम सल्फेट। ओके, अब इनके लाइक केमिकल नेम्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ, पोटेशियम इज फॉर के, याद रखो K2Cr, दैट इज फॉर क्रोमेट, ऑक्सीजन 4 टाइम्स, ये सॉलिड स्टेट में है, प्लस बैरियम इज फॉर Ba बैरियम, सल्फेट SO4। अब ये आपको याद हो जाना चाहिए सल्फेट अभी तक आपको, ये येलो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। येलो क्रिस्टल्स बेसिकली क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते सारे सॉल्ट्स वगैरह जो होते हैं, उसको हम बारीक चूरा करके पानी में वगैरह मिक्स करके हम सोल्यूशन बनाते हैं। एंड ये बैरियम जो होता है व्हाइट कलर में होता है, इसको जैसे रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, बैरियम क्रोमेट फॉर्म हो जाता है, प्लस आप गैस कर सकते हो पोटेशियम सल्फेट फॉर्म हो जाता है। सो यहां क्या हुआ जरा देखते हैं, कलर वाइज में थोड़ा बताता हूं। बैरियम जो है हमारा, उसने इसके साथ जोड़ी बना दी रिएक्शन के अंदर, और पोटेशियम जो था हमारा, लेट मी चेंज कलर, पोटेशियम जो था उसने इसके साथ जोड़ी बना दी। तो ये चीजें रिएक्शन में हुई, जब इनको हमने मिक्स किया तो ये चीज हुई। सो यहां पर इसका कलर येलो आता है रिएक्शन में, इसका कलर व्हाइट आता है रिएक्शन में। ओके, सो ये चीज हुई यहां पे जो आपको समझनी है। ये एक तरह से देखिए एक डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन ये डबल डिस्प्लेसमेंट का है। ये सारे टर्म्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में। फिलहाल आप खाली ये समझिए कि जब पोटेशियम क्रोमेट और बैरियम सल्फेट को हमने मिक्स किया तो उन्होंने आपस में अपनी जगह जो है, जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ध्यान दीजिए, उन्होंने अपनी जगह जो है बदल दी, प्लेस अपनी बदल दी, डिस्प्लेस हो गए अपनी ओरिजिनल जगह से। बैरियम क्रोमेट फॉर्म होता है जो येलो होता है कलर में, एंड पोटेशियम सल्फेट फॉर्म होता है जो व्हाइट होता है कलर में। फोर्थ वाला देखेंगे, फोर्थ वाला, ऐड सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन टू कैल्शियम क्लोराइड। तो देखिए कार्बोनेट अब भी हमने बात की थी, मैंने आपको अभी बताया था कि कार्बोनेट इज ऑलवेज CO3। मैंने आपको बताया था कार्बोनेट जो है, कैल्शियम कार्बोनेट का ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने आपको बताया था कि कार्बोनेट हमेशा CO3 होता है। तो जैसे अगर आप ये बातें कुछ याद रखेंगे, आपको बहुत आसान हो जाएगा केमिस्ट्री, बहुत आसान होगा ये सारी बातें याद रखने को एंड मेमोराइज करने को। एड सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन टू द कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन। देखिए अब इनको हम मिक्स कर रहे हैं, इनके सोल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं अभी। ओके, लेट्स सी क्या होता है। सो दिस इज एक्चुअली अ प्रेसिपिटेशन का सोल्यूशन रिएक्शन। सो लेट मी अगेन शेयर द व्हाइट बोर्ड विथ यू गाइस, एंड दिस इज योर फोर्थ वाला हमें मिक्स करना है। Na is for sodium. Okay, सोडियम कार्बोनेट को हम, सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन को ऐड कर रहे हैं विथ कैल्शियम क्लोराइड। ओके, इनके केमिकल इक्वेशन है विच इज Na2CO3 प्लस कैल्शियम के लिए Ca, क्लोराइड के लिए Cl2 होता है। ये भी आप याद रखें, जब भी क्लोराइड वर्ड यूज होगा दैट इज ऑलवेज Cl2, ये भी याद रखना। कुछ चीजें ऐसी फिक्स है तो आप इसे याद रखिएगा। इनको जैसे ही हम करते हैं तो फिर से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो होता है, लेकिन प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट हम जिसको बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं उसको। प्रेसिपिटेट यानी कि सॉलिड फॉर्म होता है which is insoluble in water. It is basically solid form हो जाता है which is insoluble in water.
इनसॉल्युबल यानी पानी में मिक्स, वो जो सोल्यूशन फॉर्म होता है उसमें मिक्स नहीं होता है। तो क्या फॉर्म होता है, फिर से यहाँ पे देखिए कलर से बता रहा हूं, कलर से सोडियम जो है वो भाई साहब चले जाते हैं हमारे क्लोराइड के साथ, यानी फॉर्म करते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब जरा नोटिस करिए, दोनों के नीचे 2 है, दोनों के नीचे 2 है, तो ये दोनों का कॉमन यहां पे 2 लिखा जाता है। ये चीज आपको समझनी है, लॉजिक। मैं आपको चैप्टर, हम लोग चैप्टर पढ़ना चालू कर दिए हैं, यही एक्सपेरिमेंट्स के बीच में, ये एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने दिए हैं इसी के बेस्ड पे पूरा नीचे चैप्टर है। तो ये सारी बात अभी से आप ध्यान रखो, आगे हमारा बस रीडिंग का काम होने वाला है अभी। ये देखिए 2 जो यहाँ पे लिखा है, इट मींस सोडियम के 2, सोडियम के देयर वर 2 टोटल एटम्स, ओके। और यहाँ पे क्लोराइड भी 2 था, ओके, दोनों के 2 एटम्स थे, ओके। कार्बन का इसमें सिंगल एटम है, जो ऑक्सीजन के साथ मर्ज होके ऑक्सीजन के 3 एटम्स है। तो ये आपको समझना है, ये सब। अब कैल्शियम Ca एक ही एटम है कैल्शियम का इसके अंदर। सो ये आपको लॉजिक समझना है, कंपोजिशन समझना है यहाँ पे, कि ये भी 2 था, ये भी 2 था, ये भी 2 था। तो दोनों को जब साथ में आए तो दोनों का 2 हमने कॉमन लिखा। इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम दोनों का कॉमन हो चुका है ना, इसलिए उसको 2 सोडियम क्लोराइड ऐसा लिखा गया है, ओके। तो ये लॉजिक आपको थोड़ा समझना है, हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, यही है इक्वेशन, इसी को इक्वेशन कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है प्लस, ओके, सोडियम क्लोराइड विच इज अ लिक्विड इन स्टेट, ठीक है, ये लिक्विड इन स्टेट है। ये मैं ऊपर लिख रहा हूं फिलहाल, ऐसे बाजू में लिखा जाता है एल, लेकिन यहां लिख रहा हूं मैं। नाउ दूसरा अब बचा क्या, कॉमन सेंस आप ही बता सकते हो, दूसरा क्या बचा, लेट मी चेंज कलर। कैल्शियम, जरा नोटिस करो, आप ये खुद बता दोगे अभी ऊपर हमने फर्स्ट में वाले में क्या 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 था हमारा ओरिजिनली, कैल्शियम कार्बोनेट था। वेरी गुड। पहला वाला क्या था बाबा, याद है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट था, जिसको हीट किया था हमने, याद है, कैल्शियम ऑक्साइड बना था और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखो वो फॉर्म होता है इसके अंदर, विच इज द सॉलिड। यही प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट यही प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है इन द लिक्विड सोडियम क्लोराइड। तो इन जब सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड को जब आप मिक्स करते हो, तब उस पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन के अंदर जो लिक्विड है उसके अंदर सॉलिड स्टेट में धीरे धीरे कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का फॉर्म होने लगता है। इसका मैंने वीडियो देखा था यूट्यूब पे, मैं इसकी लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। वो दूसरे चैनल की, किसी फॉरेनर की, ऑफ कोर्स दूसरे चैनल की वो लिंक है, तो मैं वो वीडियो नहीं दिखा सकता हूं वरना कॉपीराइट इशू हो जाएगा। सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर जरूर करूंगा, या चैनल का नाम जरूर शेयर करूंगा। तो आप जरूर ये आप सर्च करिएगा, आपको इजीली मिल जाएगा, बहुत आसान सा आपको देखने मिलेगा। वो 2-3 मिनट्स का वीडियो है जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट यानी कि पानी के अंदर जो सॉलिड फॉर्म होता है, जो मिक्स नहीं होने वाला है, पानी जैसे स्टेट यानी लिक्विड स्टेट के अंदर जो सॉलिड फॉर्म होने लगता है बिकॉज ऑफ अ रिएक्शन, उसे प्रेसिपिटेट कहा जाता है, ओके। सो दैट वाज योर फोर्थ एक्सपेरिमेंट। फोर्थ, फिफ्थ वाला देखेंगे। So as you can see, fifth one, take phthalic anhydride in the evaporating dish। एकदम सिंपल सा, ये डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट बोला है, ये ऑक्सीडेशन का ये एक्सपेरिमेंट है। लेट मी जस्ट टेल, ओके, phthalic इज बेसिकली नेफ्थलीन बॉल्स जो होते हैं, नेफ्थलीन बॉल्स हमने जो पहले बात की है, नेफ्थलीन बॉल्स की जो मैंने पहले बात की, नेफ्था बॉल्स, नेफ्थलीन, आई गेस मैं स्पेलिंग राइट लिख रहा हूँ, नेफ्थलीन। नेफ्थलीन बॉल्स जो होते हैं बेसिकली व्हाइट कलर के, जो हमने स्टार्टिंग में मैंने बात की, जैसे आपके बाथरूम वगैरह में हम रखते हैं, जहां भी हमें बेसिकली मॉथ्स यानी कॉकरोचेस वगैरह जो होते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, उनको भगाने काम आता है। उसी से बनता है फैलिक, फैथैलिक, ये फैथैलिक रीड नहीं होता है, ये फैलिक एनहाइड्रेट, एनहाइड्रेट। तो ये उसी से फॉर्म होता है, एक तरह का प्लास्टिक्स बनाने में काम आता है, डाइज अलग अलग कलर बनाने में ये काम आता है। सो ये सारी चीज में काम आता है। इसको सिंपली ये लोग ने बोला इवोपरेटिंग डिश में लीजिए। सो ये जब एक्सपोज्ड, इट इज व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, इट इज व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, तो ये ऑक्सीजन जो एयर में मौजूद है उसके साथ रिएक्ट करता है एंड ऑक्सीडेशन होता है। सो ये एग्जांपल उन्होंने ऑक्सीडेशन का दिया था यहाँ पे। सो ये एक्सपेरिमेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन का है, ओके। सो दैट इज सिंपली, इसका कुछ ये नहीं है, ऑक्सीडाइज होता है ये, ओके।
So let's just start the chapter now. Okay, very quickly. So यहाँ पे वही आपको एक्सपेरिमेंट करने बोला था, ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखने बोला था, तो मैंने आपको कलर वगैरह सब बता दिया. ओके, एंड इससे पूरा चैप्टर, इसी में एक्चुअली मैंने शॉर्ट फॉर्म में एक तरह से आप बोल सकते हो कि चैप्टर जो है उसी में आधा खत्म हो चुका है, जो हमने अभी बातें पढ़ी. चैप्टर का सार जो था, चैप्टर का जो सार था, वो मेन मुद्दा जो था, ये इसी केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा था. अब उसको ही हम तोड़ेंगे, उसी को हम और डिटेल्ड एकदम अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं. A physical change takes place due to change in the parameters such as temperature, pressure. Often a physical change is reversible. The composition of matter remains the same in a physical change. For example, ice is transformed into water on heating and water is transformed into ice on cooling. On the contrary, if the composition of matter changes during a process, then it is called a chemical change. तो देखो यहां तक वही बात बोली जो हम स्टार्टिंग में मैंने बता दी सारी बात. फिजिकल चेंज मोस्टली रिवर्सिबल होता है, उसमें टेम्परेचर की वजह से फर्क आता है, प्रेशर टेम्परेचर की वजह से फर्क आता है. एंड उसको हम लोग ने एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आइस वाटर, बेसिकली वाटर को वेपर कर दो, वेपर को कूल करके वाटर करो, वाटर को और कूल करो, आइस कर दो. तो ये स्टेट ऑफ मैटर चेंज करते हुए वो लोग ने यहाँ बताया हुआ है. जबकि इस चीज के अंदर जब कॉम्पोजिशन मतलब यहाँ पे वर्ड समझना है आपको, यहाँ पे कॉम्पोजिशन वर्ड इस्तेमाल किया ये लोग ने. कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर का मतलब जिस चीज का वो बना हुआ है. फॉर एग्जाम्पल हमने जो ऊपर देखा, तो लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ जिंक था, सिर्फ वो जिंक सल्फेट बन गया था. तो देखिए कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, जिंक अब जिंक नहीं रहा, जिंक सल्फेट बन चुका है, ये इसके साथ मिक्स हो चुका है. ये लिखने के लिए सिर्फ ऐसे जोड़ा है, बट ये एक्चुअल में रिएक्शन आप जो देखोगे वो पूरा आपस में मिल चुके, वो अब अलग नहीं होने वाले हैं. ओके, तो ये चीज आपको समझनी है कि केमिकल रिएक्शन में जो है वो एक नया ये एक नई चीज बन गई. पहले हमारे पास जिंक सल्फेट था ही नहीं. हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो केमिकल्स हम यूज कर रहे थे रिएक्शन के पहले, हमारे जो रिएक्टेंट्स जिसको कहते हैं, उसमें हमारे पास जिंक सल्फेट था ही नहीं. उसको मिक्स करके हमने एक नया प्रोडक्ट, नई चीज बनाई विच वाज जिंक सल्फेट. तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है. ओके, तो कॉम्पोजिशन यानी किस चीज का वो बना है. जैसे जिंक सल्फेट किस चीज का बना है, जिंक, सल्फर, ऑक्साइड, ऑक्सीजन के 4 एटम्स का बना हुआ है जिंक सल्फाइड. तो जब कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है मैटर का, उसे केमिकल चेंज कहा जाता है. So let's read ahead. When we call a particular process or phenomena as a chemical change, some chemical reactions are taking place in the concerned manner. तो जब हम कहते हैं कि केमिकल चेंज हुआ, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शंस हुए हैं, एक पर्टिकुलर फिक्स एक रूल्स के अनुसार हुए हैं, एंड एक नया मैटर फॉर्म हुआ है. ओके, A chemical reaction is a process in which some substance undergo bond breaking and are transformed into new substances by formation of new bond. तो हमने ये भी देखा कि देखिए पुराने वाले में से बॉन्ड टूट गया. कॉपर सल्फेट हमने सेकेंड वाले में जो देखा था, कॉपर सल्फेट में से कॉपर अलग हो गया, सल्फेट अलग हो गया, और जिंक जो ज्यादा रिएक्टिव था उसने कॉपर को हटा दिया और खुद सल्फर के साथ जुड़ गया, सल्फर ऑक्साइड, सल्फेट बन गया खुद. ओके, सो ये चीज आपको समझनी है कि कॉपर अब अलग हो गया, तो बॉन्ड टूट जाते हैं, नए बॉन्ड बन जाते हैं. द सब्सटेंस आर टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड, लेट मी जस्ट राइट इट अगेन, फिर से मैं लिख ही देता हूं. ओके, नीचे देखिए वही दिया हुआ, तो लेट मी जस्ट रोल इट डाउन. नीचे देखिए केमिकल इक्वेशन में वही एग्जांपल दिया जो मैं आपको बोल रहा था, कॉपर सल्फेट जिंक, जो हमने ऊपर बात की. थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर देता हूं. ओके, तो जो देखिए आप जो लेफ्ट साइड पे देख रहे हो, लेफ्ट साइड पे, लेट मी मार्क इट, लेफ्ट साइड पे आप जो देख रहे हो, ये इसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं. क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं. ये रिएक्ट होने वाले आपस में, इसे रिएक्टेंट्स कहा जाता है. कॉपर सल्फेट एंड जिंक रिएक्ट होंगे. ये क्या बना रहे, राइट हैंड साइड पे जो बना रहे, इसे हम प्रोडक्ट्स कहते हैं. जो फॉर्म होता है नई चीज, उसे प्रोडक्ट्स कहा जाता है. तो ये बात यहाँ पे लिखी है कि द सब्सटेंस इज टेकिंग पार्ट, ये रिएक्टेंट्स है, दे आर टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, वेयर एज द सब्सटेंस फॉर्म्ड आर द रिजल्ट, जिसको हम नए बॉन्ड्स की वजह से फॉर्म हो, उसे प्रोडक्ट्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, ऊपर एग्जांपल दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, combustion of coal in air is a chemical reaction. In this reaction, coal
एंड ऑक्सीजन आर फॉर्म्ड एंड रिएक्टेंट्स है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जब कोल जलाया जाता है, कोयला जलाते हैं तो जो गैस काला काला जो धुआं निकलता है विच इज कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कैसे होता है, तो कोल दैट इज कार्बन का बना हुआ, उसके अंदर ऑक्सीजन का एयर का ऑक्सीजन मिक्स हो गया, तो ये दोनों रिएक्टेंट्स कहे जाते हैं, इनका रिजल्ट जो है विच इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो इनका प्रोडक्ट कहा जाता है। एकदम सिंपल सी बात है, आपको ये समझनी है, ये नाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स ये सारी बात याद रखनी है। लेट्स रीड केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशन के बारे में भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बस अब हम फिर से यहाँ पर रीड करने वाले हैं। लेट अस लुक एट द केमिकल रिएक्शन इन एक्टिविटी 2, जैसे कि आप ऑलरेडी देख चुके हो। अ कलरलेस सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, तो मैंने आपको बोला था कलरलेस सोल्यूशन बन जाएगा। सो कलरलेस सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, दैट इज जिंक सल्फेट, देखो उसका केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ, ये आपको याद हो जाना चाहिए। सल्फेट SO4 जितनी बार मैं बता चुका हूं, याद हो जाना चाहिए। इज फॉर्म्ड कैसे, ऑन एडिशन ऑफ जिंक डस्ट विच इज टू ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में, जब मैंने ये भी आपको बताया इट इज अ ब्लू सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट में जब ऐड किया जाता है तो क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए एक्वेस, मैंने ये भी आपको बताया था, एक्वेस सोल्यूशन यानी पानी के अंदर, बेसिकली पानी फॉर्म में, जो वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं ये सारी चीजें, सॉलिड फॉर्म में होते हैं ये सारी चीजें, उसको हम पानी के अंदर काइंड ऑफ मिक्स करके एक्वेस सोल्यूशन उसका हम बोलते हैं, उसको एक्वेस सोल्यूशन बोलते हैं। जब पानी में उसको पिघला, काइंड ऑफ पिघला नहीं बोल सकते वर्ड एग्जैक्टली, डिसॉल्व वर्ड बोल सकते हैं उसको, डिसॉल्व कर देते हैं पानी के अंदर, उसे एक्वेस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। उसके अंदर अब सॉलिड जिंक डाला जा रहा है, जिंक डस्ट डाला जा रहा है, तो क्या फॉर्म होता है, एक्वेस सोल्यूशन ऑफ जिंक आ जाता है, जिंक सल्फेट आ जाता है, और सॉलिड कॉपर फॉर्म हो जाता है, सॉलिड कॉपर फॉर्म हो जाता है। तो ये पहली बात देखो, पूरा पूरा वर्ड्स लिखा है, ये शब्द लिखे गए, इसे वर्ड इक्वेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, वर्ड इक्वेशन कहा जाता है। मैंने भी आपको पहले वर्ड्स में लिखा था प्लस करके, तो ये वर्ड इक्वेशन है। दिस सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन वर्ड्स इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। तो वही बात, इसे क्या कहते हैं, वर्ड इक्वेशन। वेरी सिंपल। अ वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन इन अ फर्दर कंडेंस, कंडेंस यानी छोटा, इजी, सिंपल, थोड़ा और इजी लिखने में, ये कितना लंबा लिखना पड़ा मुझे, इसको छोटा कंडेंस कर दो, फॉर्म ऑफ यूजिंग केमिकल फॉर्मूले, फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए। तो इनके सारे नाम, केमिकल नेम आपको पता होना चाहिए। तो हमने देखो लेफ्ट में क्या था, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट क्या है, CuSO4 प्लस जिंक डस्ट, या दिस बेसिकली जिंक, तो एक सिंगल सा जिंक गिव्स, ये रिएक्शन बताने के लिए हम लेफ्ट टू राइट जाने के लिए एरो का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल रिएक्शन, तो क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट एकदम सिंपल सा, जिंक और SO4 प्लस कॉपर विच इज सॉलिड, ये फॉर्म हो जाता है। तो ये केमिकल इक्वेशन बना दिया, इसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसमें और बेटर चीज, और बेटर यानी कि और चीजें बताने के लिए, जो मैं बोल रहा था, जो मैं लिख रहा था, मैंने आपको जो बताया कि ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, यहाँ पे हीट के लिए डेल्टा बनाते हैं, ये सारी चीज हम और इसके अंदर लिखकर केमिकल इक्वेशन और इंफॉर्मेटिव और बेटर बना सकते हैं। लेट्स रीड अहेड। The representation of chemical reaction in a condensed form using chemical formulae is called a chemical equation. तो पहली बात, इसे क्या कहा जाता है, केमिकल इक्वेशन कहा जाता है, सिंपल सा केमिकल इक्वेशन। In the above equation, copper sulfate and zinc are reactants। अच्छा, इसमें लेफ्ट हैंड साइड वाले मैं ऑलरेडी आपको ऊपर बता चुका हूं, इसे क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहा जाता है, रिएक्ट हो रहे हैं ये लोग, इसे रिएक्टेंट्स कहा जाता है। एंड they react with each other and to form copper particles, यानी कॉपर सॉलिड फॉर्म के कॉपर पार्टिकल्स बन जाते हैं, एंड अ सोल्यूशन कलरलेस जिंक सल्फेट फॉर्म होते हैं, विच आर द प्रोडक्ट्स। इनको क्या कहा जाता है, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स कहा जाता है, प्रोडक्ट्स हैविंग टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टी अलग है, ये अलग तरीके से अपना रिएक्ट वगैरह करते हैं, फॉर्म वगैरह, इनका कुछ अलग ही चीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है कंपेयर टू द रिएक्टेंट्स। The ionic bond in the reaction CuSO4, that is copper sulfate, breaks and the ionic bond in the product zinc sulfate is formed। अब ये सिंपल लाइन का मीनिंग क्या है, पहले तो आप समझ जाओ। आयोनिक का मतलब मैंने बताया था, कोई चीज लेना, कोई चीज देना, कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो यहां आपको समझना था, जब कॉपर सल्फेट फॉर्म हो रहा था, तो ये कॉपर और सल्फेट, कॉपर सल्फेट यानी कॉपर, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन चल रहा था, इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन चल रहा था।
तो इसमें ये आयन फॉर्म हुआ था, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, ये अब यहाँ पे हम फिलहाल नहीं पढ़ेंगे। ये बस आपको समझना है, एक आयन फॉर्म हुआ था, ये इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लिए थे, किसी ने इलेक्ट्रॉन्स दिए थे। ओके, तो यहाँ पे अगर सिंपली अगर बात करूं लॉजिकली, तो कॉपर यहाँ पे मेटल है, तो मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, और ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल्स है, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लिए होंगे। तो ये हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था, इसलिए मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि मेटल है तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, और नॉन मेटल्स है तो उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। ओके, ये लॉजिक भी आपको अभी समझना चाहिए लूज गेन का। तो आयोनिक बॉन्ड है, ये समझना है इनके बीच में, गिव एंड टेक रिलेशन को आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। तो वही लाइन नीचे लिखी है, द आयोनिक बॉन्ड जो है कॉपर सल्फेट के बीच में वो टूट जाता है, और जिंक सल्फेट एक नया आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। जिंक भी मेटल है, उसने इनके साथ बॉन्ड बना दिया, जिंक ने अब वो उनको इलेक्ट्रॉन्स दे दिया। ओके, अब ऐसा क्यों हुआ? सिंपल सी बात, हमने देखा था सेकेंड चैप्टर में पीरियोडिक टेबल में, देयर आर मेटल्स, नॉन मेटल्स, जो कुछ ज्यादा रिएक्टिव है, कुछ कम रिएक्टिव है। किसी की रिएक्ट करने की पावर ज्यादा है किसी के साथ कम है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल। कोई इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, कोई अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं करेगा। तो ये सारी बातें जो हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ी थी, उसी के बेस पे यहां पे समझना है कि जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। तो दैट इज द केमिकल रिएक्शन एंड उसका केमिकल इक्वेशन। लेट्स रीड अहेड। अब ये कैसे लिखा गया है, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, तो ये भी मैंने आपको काइंड ऑफ थोड़ा तो बता ही दिया है, और डिटेल में पढ़ेंगे। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, let us now see the convention followed while writing a chemical equation। conventions followed यानी कि क्या रूल्स फॉलो, क्या क्या चीजें, क्या लॉ, क्या हमें चीजें याद रखनी है, क्या फॉलो करना है। इन अ केमिकल इक्वेशन द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ये तो मैं कब से आपको बोल रहा हूं, लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में देखो। तो लेफ्ट साइड पे क्या होता है, रिएक्टेंट्स होते हैं, while the products are on the right hand side। तो ये भी मैंने आपको बोला, राइट साइड में आपके एरो के राइट साइड बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट, यानी जो चीजें, नई चीजें फॉर्म हुई वो। एंड एरो हेडिंग टूवर्ड्स द प्रोडक्ट इज ड्रॉन इन बिटवीन देम। तो ये भी आपको पता है अभी कि एक एरो हम डिस्क्राइब करते हैं टू शो केमिकल रिएक्शन लेफ्ट साइड से राइट साइड में जा रहा है, और लेफ्ट साइड में कौन मिलेगा आपको, रिएक्टेंट्स मिलेंगे, रिएक्टेंट्स मिलेंगे, और राइट में कौन मिलेंगे आपको, प्रोडक्ट्स मिलेंगे। नाउ द एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो ये जस्ट बात मैंने आपको बोली, ये क्या इंडिकेट करने के लिए कि रिएक्शन इस डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में एरो है। सेकेंड पॉइंट, इफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आर टू और मोर दे आर लिंक्ड विद प्लस साइन। तो फर्स्ट वाला याद करो, कैल्शियम कार्बोनेट सिंगल था, तो कुछ प्लस वहां पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लिखा नहीं गया था। तो जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं तो उसको कैसे हम बताते हैं, प्लस साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि हमने अभी वाला जो एक हमने देखा कॉपर सल्फेट वाला, तो कॉपर सल्फेट और जिंक के बीच में हमने प्लस लिखा था। तो फॉर एग्जांपल उन्होंने भी उसी का एग्जांपल दिया इक्वेशन 2 के अंदर, इक्वेशन 2 यानी ऊपर वो लोग ने इक्वेशन 2 उस चीज को दिया था, वी पुट अ प्लस साइन ड्रॉन इन बिटवीन द रिएक्टेंट्स कॉपर सल्फेट एंड जिंक। तो इनके बीच में प्लस साइन लिखा था, एंड प्रोडक्ट्स के बीच में भी प्लस साइन आता है, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं तो उनके बीच में भी प्लस साइन आता है। तो सेकेंड पॉइंट में आपको प्लस साइन के बारे में बताया। टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, ये बात भी मैंने आपको बताई, ज्यादा इंफॉर्मेटिव यानी एक इक्वेशन को देख के मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिलेगी। उनके फिजिकल स्टेट्स उनके बाजू में लिखे जाते हैं। फिजिकल स्टेट्स यानी वो लिक्विड फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, दैट्स कॉल्ड फिजिकल स्टेट्स। The gaseous liquid solid states are indicated by writing letters GLS। तो ये आप समझ ही गए होंगे, मैंने स्टार्टिंग में व्हाइट बोर्ड पे भी जब लिखा था GLS, उसी से तब बता दिया था ये बात। ब्रैकेट्स के अंदर L, ब्रैकेट्स के अंदर S लिखा जाता है। एक में मैंने ये भी बोला था कि बाजू में जगह नहीं तो मैं लिक्विड ऊपर लिख रहा हूं, तो मैंने तब ये भी कहा था कि लिक्विड बाजू में लिखा जाता है। तो ये आपको समझना है। तो नीचे देखिए इक्वेशन 3 पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इक्वेशन 3, ये लोग ने ये बातें जो यहाँ पे ऊपर समझाई वो नीचे लिख के दे रहे हैं। ये आपका रिएक्टेंट हो गया कॉपर सल्फेट, बाजू में उसका प्रॉपर्टी लिखा है एक्वेस, एक्वेस फॉर्म में है वो, यानी पानी में घुला हुआ है। फिर प्लस साइन आ गया, जिंक आया, जिंक सॉलिड फॉर्म में है, एरो आया मतलब रिएक्शन लेफ्ट टू राइट जा रहा है,
नया प्रोडक्ट जिंक सल्फेट फॉर्म होता है विच इज इन एक्वस फॉर्म, और कॉपर आता है विच इज इन सॉलिड फॉर्म। दोनों को एक से ज्यादा इसलिए प्लस से इंडिकेट किया गया है। तो ये जो पूरी बात ऊपर ये लोग ने समझाई वो यहाँ पे वो लोग ने बताई लिख के। ओके, सो और क्या बात लिखी है, मोर ओवर इफ द प्रोडक्ट इज गैशियस इंस्टेड ऑफ जी यू कैन इंडिकेट अ एरो। अच्छा, अगर गैशियस है तो एरो से भी उसको बताया जाता है, जी लिखने की जगह अगर जी लिखोगे तो भी चलेगा, अगर जी नहीं लिखना है तो उसके बाद जैसे कि CO2 गैस की बात कर रहे थे हमने फर्स्ट वाले रिएक्शन में, तो एरो बता दो, एरो बता दो। मैंने शायद से जी लिखा था उसमें, आई डोंट रिमेम्बर, बट जो फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट था कार्बन जिसके अंदर कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट जो था उसके अंदर CO2 गैस फॉर्म हो रहा था, तो गैस की जगह जी लिखने की जगह आप एरो बता दो। Pointing upwards, if the product formed is insoluble solid in the form of precipitate, then instead of S it can be indicated by downward arrow। तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट जो हमारा शायद से फोर्थ नंबर का एक्सपेरिमेंट था, थर्ड या फोर्थ नंबर का था, फोर्थ था प्रेसिपिटेट वाला, जिसमें मैंने कहा था सॉलिड फॉर्म होता है प्रेसिपिटेशन वाला। प्रेसिपिटेट का मीनिंग, ये वर्ड बहुत अच्छी तरह से समझो, प्रेसिपिटेट यानी कि सॉलिड फॉर्म होते जाना थोड़ा, वो उसमें एस लिखने की जगह आप वहां पे डाउनवर्ड एरो का इस्तेमाल कर सकते हो, डाउनवर्ड एरो का इस्तेमाल कर सकते हो। When reactants and products are in the form of solution in water, they are said to be present in aqueous solution। तो ये बात भी मैं आपको बता चुका हूं कि पानी के अंदर जब हम उसको घुला के रखते हैं, यानी सोल्यूशन, उसको सोल्यूशन वर्ड बोलते हैं, यानी कि वो अंडरस्टूड है, उसे एक्वेस एक्वेस सोल्यूशन कहा जाता है। दिस स्टेट इज इंडिकेटेड बाय पुटिंग द लेटर ए एंड क्यू इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे जैसे ए क्यू लिखा है, दस द सेकेंड पूरा रिटर्न री रिटर्न फिर से लिख के वो लोग थर्ड इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं। तो अच्छी तरह से थर्ड इक्वेशन आप लिखिए। आई वुड रियली सजेस्ट यू कि आप, ये लोग ने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन लिखा है उस हिसाब से आप उसको लिखिए, फर्स्ट लिखिए, फिर उसके नीचे सेकंड लिखिए चेंजेस मेंशन करके, और फिर थर्ड लिखिए चेंजेस मेंशन करके। ये सारी चीज अगर आप करोगे इस तरह से, अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपको बहुत फायदा होगा पढ़ने के लिए, और आपको याद रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट याद रहेगा ये सारी चीजें। तो मुझे कमेंट में कहा था कि सर नोट्स वगैरह कैसे, तो ये इसलिए मैं बात बता रहा हूँ कि नोट्स कैसे फॉर्म करते हैं। फोर्थ में अब इन्होंने फोर्थ पॉइंट बोला है, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशंस व्हेन हीट इज टू बी गिवन फ्रॉम आउटसाइड, यानी आउटसाइड यानी जैसे बर्नर में हमने नीचे हीट डाली तो आउटसाइड हीट हमने लगाई, राइट, हमें मतलब कुछ हीट करना है। फर्स्ट इक्वेशन में जैसे हीट का इस्तेमाल सिर्फ हमने किया था, वैसा कुछ करना है तो इट इंडिकेटेड बाय द दिस सिंबल जो मैंने आपको बोला, ट्राइंगल डेल्टा, एक्चुअली डेल्टा बोलते हैं इसको हम मैथ्स में। तो ट्राइंगल जो ये बेसिकली है, इस हीट को हम बताते हैं, चेंजेस हीट बताने के लिए। सो ये एरो के ऊपर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल द रिएक्शन इन द स्लेक्ट लाइम इज फॉर्म ऑन हीटिंग लाइमस्टोन इज रिटन एज। तो ये जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट का, जो सॉलिड, देखो सॉलिड स्टेट कैल्शियम कार्बोनेट हीट फॉर्म हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है, जब स्लेक लाइम बोलोगे, स्लेक लाइम नहीं होता है, इसको हमने क्विक लाइम, मैंने आपको बोला था ये क्विक लाइम कहा जाता है। सो ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, स्लेक लाइम बोला है इन्होंने यहाँ पे, ये स्लेक लाइम नहीं होता, क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम फॉर्म होता है, और ये डेल्टा हीट बता रहा है यहाँ पे। ओके, सो ये आपको समझना है। यहाँ पे CO2 गैस, गैस के लिए देखिए ऊपर वाला एरो ये लोग ने बता दिया, गैस के लिए ऊपर वाला है। तो ये ऊपर जितनी बातें नई नई बताई वो सब कुछ इक्वेशन 4 में उन्होंने इस्तेमाल किया। थर्ड को रीराइट नहीं किया इस बार, सॉरी, नया इक्वेशन हमने इन्होंने बनाया जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने ऊपर देखा था। ओके, उसको लिखने का तरीका। Similarly, the fact that heat is released during the reaction between the aqueous solution or of copper sulfate and zinc, तो ये बात भी मैं आपको बता चुका था जब मैंने इसका इक्वेशन लिखा था कि जब कॉपर सल्फेट और जिंक के रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज होती है तो आप सिंपली प्लस हीट लिखते हो, मैंने भी प्लस हीट लिखा था, तो ये उसका भी उन्होंने यहाँ पे बता दिया। It is necessary to fulfill certain conditions like specific temperature, pressure, catalyst to bring about some reactions. These conditions are indicated below or above the arrow indicating the direction of the reaction. For example, the reaction of vegetable oil takes place at a temperature of 60 degrees Celsius with hydrogen gas in presence of nickel as a catalyst and is written as given below. तो पहले तो ये पहला पैराग्राफ समझते, फिर हम नीचे ध्यान देंगे। पहले यहाँ पे नए नए वर्ड्स यहाँ पे समझते। ये लोग पहली बात कह रहे हैं कि कुछ
रिएक्शंस के अंदर, कुछ केमिकल रिएक्शंस के अंदर कुछ स्पेसिफिक बात फॉलो करना बहुत जरूरी है, जैसे कि टेम्परेचर जो है पर्टिकुलर लेवल का ही होना चाहिए, वरना रिएक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने वेजिटेबल ऑयल की बात की है। वेजिटेबल ऑयल को जब आप 60 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करोगे तो ही वो रिएक्शन होने वाला है, वरना नहीं होने वाला है। तो ये कुछ बातें आप इंडिकेट कैसे करोगे केमिकल इक्वेशन के अंदर, तो आप एरो के ऊपर या नीचे लिख सकते हो। साथ ही साथ कैटलिस्ट क्या होता है, तो कैटलिस्ट का मतलब पहले मैं बता चुका हूं, एक बार फिर से बताता हूं। कैटलिस्ट इज एनी एलिमेंट, एनी मटेरियल जो रिएक्शन को या तो फास्ट कर देती है या तो स्लो कर देती है। कैटलिस्ट का दो काम है, या तो फास्ट, दोनों में से एक, हाँ दोनों एक साथ नहीं, दोनों में, या बोल रहा हूं, या मतलब और यूज करना है, दोनों में से एक, या तो वो रिएक्शन को तेजी से बढ़ाने लगेगी या तो रिएक्शन को स्लो करेगी। तो आपको यहां पे समझना है Ni, ये निकल, हमारा पीरियोडिक टेबल अगर आपको याद होगा, कॉपर आयन निकल, निकल जो होता है उसका ये सिंबल है Ni। ये कैटलिस्ट का काम करता है। जब वेजिटेबल ऑयल को आप हाइड्रोजन गैस के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पे बर्न बेसिकली करते हो तो क्या होता है वो यहाँ पे हम नीचे अब देखेंगे। लेट मी जस्ट मूव द टेक्स्ट बुक थोड़ा नीचे, और आई मीन ऊपर। So as you can see, simple सा vegetable oil that is in liquid state, उसके साथ हाइड्रोजन गैस that is H2G लिखा है बाजू में ब्रैकेट्स में। देखिए एरो के ऊपर नीचे उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है जो स्पेसिफिक बात हमें फॉलो करनी है कि कम से कम 60 डिग्री सेल्सियस वो होना चाहिए टेम्परेचर। एंड Ni यानी निकल इज यूज एज अ कैटलिस्ट, तो बनेगा वनस्पति घी, जो हमारा घी फॉर्म होता है दैट इज वनस्पति घी, वो फॉर्म होगा विच इज अ सॉलिड। सो ये आपका अगेन इन्होंने बताया है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। सिक्स्थ पॉइंट हमें दिया है, स्पेशल इंफॉर्मेशन और नेम्स ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स आर रिटन बिलो देयर फॉर्मूले। फॉर एग्जांपल, कॉपर ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिव्स रेडिश कलर्ड पॉइजनस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे फिर से ये बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स आ गए, लेट्स ब्रेक इट डाउन। सबसे पहला कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, सिंपल सा नाइट्रिक एसिड होता है। याद रखो स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था कुछ फॉर्मूलाज आप याद रखो जैसे कि कार्बोनेट वगैरह। तो नाइट्रिक एसिड का भी एक फिक्स NO3 यही होता है, नाइट्रिक एसिड हमेशा NO3, तो ये NO3 आप याद रखिएगा। सो कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है और डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड का ऑपोजिट थोड़ा सा हम बोल सकते हैं डाइल्यूट क्या होता है। सिंपल सी भाषा में बोलूं तो एसिड कितना स्ट्रांग है, कितना हम उसको वीक कर रहे हैं, पानी मिक्स कर रहे हैं। किसी भी चीज में पानी डाल दोगे तो उसका पावर कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट थिंक सो ये अच्छा एग्जाम्पल होगा, बट ओके, फॉर एग्जाम्पल दारू जो होता है, अल्कोहल जो होता है, उसके अंदर लोग पानी मिक्स करते हैं, तो उसका आपने कभी देखा तो होगा ही, नोटिस किया होगा, डार्क होता है अल्कोहल और इतना ही लिया जाता है, उसके अंदर पानी मिला के उसको डाइल्यूट किया जाता है, उसका पावर थोड़ा सा कम किया जाता है, उसे पानी मिलाकर उसे डाइल्यूट कहना कहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन उसका कम कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन यानी उसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है। इतना सा दारू ऐसे ही पीना बहुत स्ट्रांग होगा, तो लोग उसमें पानी या दूसरी कोई चीज मिला के उसको डाइल्यूट कर देते हैं, यानी उसका पावर कम कर देते हैं। तो ये एक अल्कोहल जो है वो भी एक केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री वाला काम उसमें किया गया है। अल्कोहल भी हम यूज करते हैं काफी केमिस्ट्री में। तो ये एक एग्जांपल आपको जो आप जनरली जानते हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। सो कॉन्सेंट्रेशन यानी एसिड का पावर कम करना। तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड है, उसके अंदर पानी अगर मिला दिया जाएगा तो वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। नाइट्रिक एसिड जो है उसकी पावर कम हो जाएगी। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब सिर्फ समझिए। अगर और एक वैसा ही एग्जांपल, तो कोई भी आप फ्लेवर्ड सिरप वगैरह जो होता है, तो हम वो सिरप का सिर्फ रूअफ़ज़ा बेसिकली, अगर आपको पता होगा, वेरी गुड, रूअफ़ज़ा आप सिर्फ कितना गाढ़ा थिक कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसको एक चम्मच लेते हो, उसमें पानी या दूध मिला के उसको कैसा बहुत सारा क्रिएट कर देते हैं, राइट, तो वो डाइल्यूट हो जाता है। तो ये लॉजिक समझो, कॉन्सेंट्रेट और डाइल्यूट, पानी मिलाकर या कोई चीज मिक्स करके, लिक्विड वाली चीज मिक्स करके उसका पावर कम कर देना, तो दैट इज डाइल्यूटेड। तो यहाँ पे दोनों एक्सपेरिमेंट बताए हैं, कॉन्सेंट्रेटिक नाइट्रिक एसिड के साथ एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। तो वो एक एक करके अच्छी तरह से पढ़ेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, पहला सिर्फ इस पे ध्यान देंगे। ओके,
तो पहले तो कॉपर विच इज सॉलिड, उसके साथ एक्वेस, देखो ये अब सारी चीजें पता होनी चाहिए ब्रैकेट में, एक्वेस सोल्यूशन यानी पानी वाला मिक्स्ड है। देखिए यहां पे नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3 जो है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड लिखा गया। तो ये लोग ने स्पेशल, यहाँ पे 6 वाले में क्या बोल रहे थे वो लोग, स्पेशल चीजें बतानी क्या है, तो कॉन्सेंट्रेटेड यूज करोगे तो प्रोडक्ट कुछ और आने वाला है, और डाइल्यूट यूज करोगे तो प्रोडक्ट कुछ और आने वाला है। तो नीचे वाला बाद में देखेंगे, ऊपर पहले देखते प्रोडक्ट क्या आने वाला है। तो ऊपर आ जाएगा, यहां पर ये लोग ने बोला था जैसे ही आप ये मिक्स करोगे। सो कॉपर जो है यहाँ पे राइट हैंड साइड में, यहां देखेंगे कि कॉपर जो है वो बन चुका है कॉपर नाइट्रेट NO3 दैट इज 2 टाइम्स, फिर बाहर भी 2 टाइम्स लिखा है, तो मैं यहां फिर से लिख रहा हूं, इसका पूरा मीनिंग आपको समझना है। कॉपर ब्रैकेट में NO3 और ये 2, मतलब इतना पार्ट जो है वो 2 टाइम्स, यानी 2 टाइम्स NO3, ओके, और 1 टाइम कॉपर। ये इस तरह से कुछ फॉर्म हुआ है, हमारा कॉपर नाइट्रेट है। ये कॉपर नाइट्रेट एसिड फॉर्म हो चुका है, एक्वेस लिखा है यानी एक्वेस सोल्यूशन। और ये लोग ने कहा कि पॉइजनस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो देखो डाई, मैंने आपको ये बातें बताई थी, डाई मतलब 2 होता है, तो जरा नोटिस करो कि यहाँ पे NO2 O2 है तो डाई होता है, डाइऑक्साइड। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जैसे CO2 होता है, NO2 है। ये पॉइजनस गैस है, ये पॉइजनस गैस है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पे बाहर 2 लिखा गया है। ओके, तो ये आपको समझना है कि जब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है तब कॉपर नाइट्रेट फॉर्म होता है, कॉपर नाइट्रेट फॉर्म होता है विच इज Cu ब्रैकेट्स में NO3 2 टाइम्स, ओके, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस विच इज अ पॉइजनस गैस वो फॉर्म होता है, और साथ में पानी आता है। बहुत सारे इक्वेशंस में पानी फॉर्म होता है, ये आपको समझना है। H2O जब भी मिलेंगे आपस में इक्वेशन में, वो फॉर्म होते हैं, पानी फॉर्म होता है। तो ये पूरा इन्होंने 7th वाला दिया था। अब कॉन्सेंट्रेटेड था, मैंने बोला कॉन्सेंट्रेटेड से उसको डाइल्यूट कैसे करते हैं, वाटर मिक्स करके, या उसी का और बेसिकली ज्यादा लेकर, कम लिया है हमने और ज्यादा लेके पानी के साथ और मिक्स कर दो तो उसका पावर कम हो जाएगा। तो जरा यहाँ पे फर्क नोटिस करना, यहाँ पे देखिए 4 था, यहाँ पे 8 हो चुका है। इट मींस उसकी मात्रा बढ़ा दी गई, और एक्वस सोल्यूशन में उसका मात्रा, उसका जो है वीक कर दिया, डाइल्यूटेड यानी कि वो वीक हो चुका है अभी थोड़ा सा। ओके, तो ये अब समझना है यहाँ पे। और कॉपर भी देखिए 3 टाइम्स कॉपर ज्यादा लिया जा रहा है यहाँ पे पहले वाले से। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में सिंपल नाइट्रिक ऑक्साइड गैस फॉर्म होता है। अब देखिए डाइऑक्साइड फॉर्म नहीं हुआ, NO इज नाइट्रिक ऑक्साइड, सिंगल होगा ऑक्साइड होता है, 2 होता है डाइऑक्साइड होता है, ये बात मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस फॉर्म होता है, एंड कॉपर नाइट्रेट तो फॉर्म होता ही है, ओके, लेकिन यहाँ पे अब पॉइजनस गैस नहीं बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनता है, और फिर से वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, पानी फॉर्म होता है। सो दैट इज अगेन यहाँ पे बताया है कि कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज करना है कि डाइल्यूट एसिड यूज करना है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी आप इसके अंदर देखिए 7 और 8 वाले में ऊपर वो लोग ने जितनी बातें बोली थी, प्लस लिखना है, एरो लिखना है, स्पेशल इंफॉर्मेशन लिखनी है, स्टेट्स यानी गैसियस लिक्विड एक्वस वो लिखना है, ये सारी चीजें वो लोगों ने एक साथ यहां पर मेंशन करके दी है। पूरी तरह से एक केमिकल इक्वेशन कैसे लिखता है वो यहां पे मेंशन करके दिया हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे अभी हम। लेट मी थोड़ा टेक्स्ट बुक नीचे। अब ये ट्राई दिस नहीं आने वाला है तो ये हम बात नहीं करेंगे। ओके, चार्ट है तो ये सिर्फ मैं थोड़ा चार्ट से बता देता हूं यहाँ क्या हो रहा है। ओके, ये आपको नहीं आने वाला है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। तो यहाँ पे पहली बात, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर इज Ag, आपको याद रखना है Ag इज और सिल्वर। नाइट्रेट देखो मैंने क्या बोला था, नाइट्रेट का भी फिक्स हमेशा NO3 होता है। ओके, नाइट्रेट जो है नाइट्रिक नाइट्रेट, ये NO3 आप साथ में याद रखिएगा बार बार। तो एक्वस सोल्यूशन का सिल्वर नाइट्रेट लेना है आपको फ्लास्क के एक ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में, और फ्लास्क के अंदर
यहाँ पे Na यानी सोडियम, Na यानी सोडियम, और Cl हम लोग ऊपर देख चुके हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का ये एक्वस सोल्यूशन है, दोनों ही देखिए एक्वस सोल्यूशन यानी लिक्विड फॉर्म में है। ओके, और इसको मेजर किया गया है, देखिए मेजरमेंट का नंबर यहाँ पे आंकड़ा आ रहा है, क्या मेजरमेंट का आंकड़ा आया है, 300.23 ग्राम्स। केमिस्ट्री में ये बात समझिए, केमिस्ट्री के अंदर मेजरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेजरमेंट के बिना केमिस्ट्री पूरी रॉन्ग हो जाएगी। तो बेसिकली मैथमेटिक्स, अगेन मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है केमिस्ट्री में। ओके, सो ये बात यहां पर आपको समझनी है कि ये यहाँ पे बता रहे एक्सपेरिमेंट के हेल्प से कि रिएक्टेंट्स जो टोटल हमने लिए थे वो मर्ज होने के बाद न्यू प्रोडक्ट जो भी बनेंगे उसका टोटल भी हमेशा सेम होगा। कहने के बाद सिंपल भाषा में अगर बोलूं तो 1 किलो का मैंने समझो आटा लिया था और उसमें 1 किलो का कुछ और मिक्स कर दिया आटा, वो दोनों आटे का मैं जब मिक्स करने के बाद एक बड़ा सा कुछ रोटी या कुछ बना देता हूं तो टोटल वेट ऑफ रोटी जो होगा सेम होगा, 2 किलो होगा। तो ये थोड़ा सा लॉजिक समझने की कोशिश करिए कि रिएक्टेंट्स का टोटल वेट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट्स का टोटल वेट। सब्सटेंस का टोटल वेट दोनों तरफ चेंज नहीं होगा, वो सेम आएगा। ये लॉजिक आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है। सो यहाँ पे पहले एक्सपेरिमेंट में नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में लेना है और उसको उल्टा इसलिए करके दिखा रहे हैं कि जब वो मिक्स हो जाता है, पहले वेट के हिसाब से उन्होंने रख दिया और फिर हाथ दिखाया हुआ है, उल्टा हो जाता है तब वो रिएक्ट हो जाएगा। रिएक्ट होने के बाद यहाँ पे फॉर्म क्या होगा तो पहले वो देखते हैं। सिल्वर भाग जाएगा हमारा क्लोराइड के पास, सिल्वर जो है हमारा भाग जाएगा क्लोराइड के पास और फॉर्म करेगा सिल्वर क्लोराइड। क्या फॉर्म करेगा? नया सब्सटेंस सिल्वर क्लोराइड। जबकि सोडियम जो है वो भागकर आ जाएगा यहाँ पे नाइट्रेट, हमारे नाइट्रेट के पास, और फॉर्म करेगा सोडियम नाइट्रेट। क्या फॉर्म करेगा? सोडियम नाइट्रेट फॉर्म करेगा। तो ये दो नए सब्सटेंस पहले बनते हैं, आपको ये लॉजिक समझना है। ओके, जनरली आपने अभी तक नोटिस किया होगा, दो दो वाला ऊपर भी हमने एक दो देखा था, तो एक का फर्स्ट दूसरे के सेकंड के साथ जुड़ता है, दूसरे का एक का फर्स्ट दूसरे के सेकंड, ये लॉजिक बेसिकली आप समझ रहे हो। सिल्वर जो था यहाँ पे फर्स्ट था, वो सोडियम वाले के सेकंड के साथ जुड़ गया। ओके, तो मोस्टली ये जरा पैटर्न नोटिस करना, छोटी छोटी बातें अगर आप ये नोटिस करोगे तो आपको ये सारी चीजें याद रखने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। तो जैसे ये रिएक्शन हो जाता है, ये व्हाइट या कलरलेस, यस व्हाइट कलर बताने की कोशिश करें, यहाँ पे व्हाइट लिखा हुआ है यहाँ पे। सो व्हाइट कलर का ये फॉर्म हो जाता है सिल्वर क्लोराइड, एंड उसके अंदर मिक्स है सोडियम, सोडियम नाइट्रेट मिक्स है। जरा वेट चेक करो, यहां पर भी वापस से रखा गया है, दैट इज 300.23 ग्राम्स, यानी कि ओरिजिनल जितना था उतना ही यहां पर है। तो ये बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहे थे ये लोग, जो कैंसल्ड है, ये आपको नहीं आने वाला है, बट ये लॉजिक आपको समझना है। ओके, तो इसलिए मैंने बता दिया। लेट्स मूव अहेड। बैलेंसिंग एंड एक केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंसिंग भी बहुत जरूरी है। कंप्लीट द टेबल असाइड। ओके, टेबल क्या दिया है? ओके, सो ऊपर वाला सिल्वर लिखा है, नाइट्रोजन, तो ऊपर वाला ही जो था उसी का डिटेल हमें यहाँ लिखना है, तो बेसिकली हमें इसका डिटेल चाहिए ही। सो यहाँ पर लेट मी, मैं टेबल यहाँ पे बाजू में बना देता हूँ, और लेफ्ट और राइट, मैं भी लेफ्ट और राइट यही पेज का लेफ्ट राइट कर रहा हूँ, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज योर लेफ्ट साइड, पेज का लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे इक्वेशन का लेफ्ट साइड आएगा, विच इज सिल्वर नाइट्रेट NO3 प्लस सोडियम क्लोराइड। ओके, यहाँ पे राइट साइड, ओके राइट साइड, ओके, एंड यहाँ पे इक्वेशन का प्रोडक्ट आएंगे मेरे, दैट इज सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट आएगा। ओके, सो यहाँ पे काउंट करना है टोटल, कौन से टोटल, मतलब टोटल एटम्स कितने हैं वो काउंट करने हैं दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट में। ओके, तो पहले वो लिख देते हैं, सिल्वर है अलग से, नाइट्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, सोडियम है, क्लोराइड है। यहाँ पर भी सेम है, सिल्वर है हमारे पास, फिर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, एंड सोडियम है, एंड क्लोराइड है। सो सिल्वर यहाँ पे कितना है टोटल? तो ओनली 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया हमने। नाइट्रोजन कितना है? तो फिर से एक ही दिख रहा है मुझे, एक ही है।
O3 है, तो ऑक्सीजन के 3 एटम्स है यहाँ पे इन्वॉल्व। सोडियम कितना है? एक ही है सोडियम। क्लोराइड कितना है? वो भी एक ही है। ओके, तो लेफ्ट साइड में हमने बना दिए सारे, टोटल कितने एटम्स इन्वॉल्व है वो। राइट साइड में देखेंगे प्रोडक्ट्स में, सिल्वर एक ही है फिर से, फिर क्लोराइड एक ही है फिर से, नाइट्रोजन यहाँ पे एक ही है, ऑक्सीजन 3 है, सोडियम एक ही है। तो जरा नोटिस करें ये सेम ही है। इट मींस इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ये आपको समझना है, बैलेंसिंग इक्वेशन अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। इसीलिए यहाँ पे लोग ने बोला कि जरा आप ऊपर नीचे, जरा ऊपर वाला इक्वेशन देख के आप बताइए ये बक्से में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूं वो सेम आए हैं, वो सेम आए हैं। ओके, सो यहां पे अब रीड करते हैं। इट इज सीन दैट the number of atoms of the elements in the reactants in this equation is same as the number of atoms of those elements in the product। तो ये हमने देखा कि reactants के जो atoms थे और product के जो atoms थे वो same है नंबर में। Such an equation is called a balanced equation। इसको balanced equation कहते हैं। If the number of atoms of each element is not the same on the two sides of an equation, it is an unbalanced equation। तो जब same नहीं होते हैं उसे unbalanced equation कहा जाता है। बहुत ही सिंपल। सो लेट्स रीड, अब बैलेंसिंग द इक्वेशन का पूरा कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो ये जो है ना, मैं पहले आपको व्हाइट बोर्ड पे सीधा बैलेंस करके दिखा दूंगा एंड फिर मैं आपको ये खाली रीड करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये रीड करने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जबकि ये है बहुत ही आसान। ये है बहुत ही आसान। इसको मैं समझाऊंगा आपको ये कैसे बैलेंस, हम कैसे कैसे करना है इसको, लेकिन ये रीड करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा। तो पहले हम देख लेंगे यहाँ पे लोग ने कौन सा बैलेंस करने बोला है, देख लेते खाली। अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस स्टेप बाय स्टेप। एक स्टेप बाय स्टेप होता है, पहली बात तो ये। अ ट्रायल एरर मेथड इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। ट्रायल एरर मेथड देखिए बहुत सारी चीजों में यूज होता है, हर नई चीज में यूज करते हैं। ट्रायल एरर यानी ट्राई करो, गलती होगी तो उससे सीखो और वो चीज अगली बार नहीं दोहराना, उसे बोलते हैं ट्रायल एरर मेथड। यानी बार बार हमें चेक करते रहना पड़ेगा कि इक्वेशन बैलेंस्ड हुआ कि नहीं, आंसर सही आया कि नहीं। तो यहां पर इसलिए इतने सारे स्टेप्स है जिसमें वो बार बार चेक कर रहे हैं कि बैलेंस है लेफ्ट साइड राइट साइड से, बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस है कि नहीं है। तो ये चीज मैं पूरा आपको व्हाइट बोर्ड पे बताऊंगा पहले, फिर हम यहां पर वो चीज रीड करेंगे एक एक करके। ओके, हमें क्या बैलेंस करना है? फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फर एसिड का सोडियम सल्फेट एंड वाटर का इक्वेशन हमें बैलेंस करना है। ओके, सो लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड। सो एज यू कैन सी द व्हाइट बोर्ड पे क्या हमें करना था? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो आई एम गोना राइट, ओके लेट मी चेंज कलर, ब्लैक मेन कलर होगा हमारा। ओके, सोडियम हमें क्या रिएक्शन बोला है इन्होंने? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड सल्फरिक एसिड का रिएक्शन बताना है। सल्फरिक एसिड का रिएक्शन बताना है। तो सबसे पहले यहां पे आपको समझना है कि मैं इसके पहले तो नेम्स लिख देता हूं। केमिकल इक्वेशन के अनुसार इनके नाम जो है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फरिक एसिड इज H2SO4। अच्छा, सल्फरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कुछ एसिड्स के नाम हैं जो आपको अच्छी तरह याद रखने हैं एंड इनके ये केमिकल नेम जो है, फॉर्मूला जो है, हम जिसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसको हम बोलेंगे, वो आपको याद रखने हैं क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है जो यूज होने वाले हैं। तो सल्फरिक इज H2SO4, H2 दैट इज हाइड्रोजन के 2 एटम्स, SO4 ओके, सल्फरिक, सल्फरिक एसिड H2SO4। एंड एक और चीज यहां पे मुझे बतानी थी, जब भी वर्ड आप देखोगे हाइड्रो ऑक्साइड, आपके दिमाग में OH आना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं? ये मैं आपको अभी से प्रिपेयर कर रहा हूं, आगे जितना हम केमिस्ट्री देखेंगे ये सारी चीजें नोटिस करने लगोगे तो काम आसान होने वाला है। हाइड्रो ऑक्साइड जहां भी आएगा मतलब OH, हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रो ऑक्साइड OH लिखा जाता है, याद रखना हमेशा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा बात मैंने बता दिया, तो ये अब मिटा देते हैं। सो हम यहां पर सोडियम
हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड जब फॉर्म होता है तो क्या बनता है वो करने वाले हैं। ओके, तो पहली बात तो फॉर्म होता है सोडियम सल्फेट, तो यहां मैं डायरेक्ट अब इनका जो है वो लिखूंगा, सोडियम सल्फेट फॉर्म होता है एंड वाटर फॉर्म होता है, H2O, वाटर फॉर्म होता है। तो यहां पे जरा नोटिस करिए कि ये बैलेंस नहीं है। लेट मी राइट दिस इन अ स्ट्रेट लाइन। अब मैं एक स्ट्रेट लाइन में लिखता हूं इसको। रिएक्टेंट्स हमारे गिव्स सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, दैट इज H2O। अब नोटिस करो बैलेंस नहीं है कैसे, लेट्स सी दैट। तो मैं ये ऊपर यहां पर वो टेबल फॉर्म जो था हमारा वो लिख रहा हूं। सोडियम है हमारे पास, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, यही चीज है जिसके आपको यहाँ पे लेफ्ट राइट नंबर्स लिख के दिखा रहा हूं, विच इज नॉट इक्वल। ओके, तो एक तरफ लेफ्ट लिखेंगे, एक तरफ राइट लिखेंगे। तो लेफ्ट में देखिए सोडियम एक है, ओके, ऑक्सीजन देखिए वन वन, ओके लेट मी चेंज कलर। ऑक्सीजन देखिए वन, यहाँ पे टोटल ये देखिए 4 यानी 5 हो गया ऑक्सीजन। ओके, तो 5 है टोटल, 5। हाइड्रोजन देखिए 1 और यहाँ पे ये 2 यानी कि 3 है। सल्फर एक ही है, सल्फर एक है। राइट साइड में चेक करेंगे तो देखिए सोडियम अब देखिए 2 हो चुका है, सोडियम अब देखिए 2 हो चुका है, 1 से 2 हो गया। सल्फर एक ही है तो ये बैलेंस्ड है। O4 और ये एक 5 यानी O5 बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन 2 यानी हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, तो ये हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन देखिए कम हो गया, तो हाइड्रोजन एक कम हो चुका है। तो ये चीज आपको समझनी है कि ये अनबैलेंस्ड क्यों है, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट इक्वल नहीं है। लेफ्ट एंड राइट इक्वल नहीं है, इसे अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। अब इसे हमें बैलेंस करना है, तो लेट मी इरेज फ्यू थिंग्स अगेन। इसमें हम बैलेंस्ड करेंगे, दोनों तरफ एटम नंबर जो है वो सेम आने चाहिए। अब एक और बात यहां पे समझते हैं पहले कि बैलेंस करने के लिए हम नंबर बढ़ाते जाते हैं। ओके, वो नंबर कहां बढ़ाना है वो जरूरी है समझना। अगर पहले समझो एग्जाम्पल, ये पार्ट पूरा एग्जाम्पल है, ये रफ करूंगा मैं। अगर ये मैंने देखा कि यहां पर सोडियम जो था वो बढ़ जाता है, राइट, सोडियम बढ़ जाता है, तो जरा नोटिस करो सोडियम को अगर मैं यहां यहां आप देख रहे हो नीचे 2 लिखा है, राइट, सोडियम का नीचे 2 लिखा है, तो अगर मैं यहां 2 लिख देता हूं तो आप कहोगे सर बैलेंस्ड हो गया, तो नहीं मेरे बच्चों, बैलेंस नहीं हुआ। क्योंकि जब मैं यहां 2 लिखता हूं तो ये पूरा इसके साथ खिलवाड़ हो जाता है, इसका कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है, क्योंकि ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं होगा जिसके अंदर सोडियम के 2 एटम्स, ऑक्सीजन का एक एटम और हाइड्रोजन का एक एटम मिक्स होते हैं। तो ये बात समझनी है सिंपल सी कि नीचे कोई नंबर चेंजेस नहीं होते, नीचे नंबर नहीं लिखे जाते हैं। अगर मुझे सोडियम का नंबर बढ़ाना है तो मैं ओवरऑल ये एक ही एसिड, ये एक ही जो चीज है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये एक ही चीज जो है उसका पूरा एटम, पूरा मॉलिक्यूल इंक्रीज करूंगा। तो मैं यहां नंबर बढ़ाता हूं, यहां फैक्टर हम बढ़ाते हैं, नंबर बढ़ाते हैं। हम इंडिविजुअल नंबर ऐसे जो भी है यहां नीचे नहीं बढ़ाते हैं। ये लॉजिक समझा रहा हूं मैं यहां पे आपको। हम बाहर पूरा पूरा जो टर्म है उसके यहां नंबर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। ओके, उस तरह से बैलेंस किया जाता है। तो ये पहले सबसे पहले रूल आप याद रखिए। ओके, सो ये आपको समझना है। लेट मी इरेज दिस पार्ट। तो उस हिसाब से सोडियम सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि बैलेंस नहीं है, तो मैं सोडियम को बैलेंस करूंगा। तो मुझे 2 लिखना है बेसिकली, तो मैं बैलेंस करने वाली चीज रेड में लिख रहा हूं। तो मैं यहां पर 2 NaOH लिखता हूं। तो इससे मैं क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 बार ले रहा हूं, ऐसा समझ लो आप लोग। अगर मैं यहां 2 लिखूंगा तो वो सोडियम का जो है वो मैं इंक्रीज कर रहा हूं सिर्फ, तो ये कॉम्पोजिशन रॉन्ग होगा, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म नहीं होगा। तो ऐसा हम नहीं करते हैं, नीचे फैक्टर नहीं बढ़ाया जाता है, बाहर पूरा पूरा नंबर इंक्रीज किया जाता है या डिक्रीज किया जाता है। इस हिसाब से आपको समझना है, ठीक है।
तो यहां पर मैंने 2 लिख दिया, तो ये 2 हो गया। पहले पूरा जो है वैसा मैं लिख दूंगा, फिर देखेंगे क्या होता है, बैलेंस्ड होता है कि नहीं होता है। ओके, तो जब ऐसा करता हूं तो सोडियम तो बैलेंस हो गया, लेकिन यहां 2 लिखने पर ये 2 सिर्फ इसको नहीं, ये 2 सबको लगा है। इट मींस ऑक्सीजन भी 2 बढ़ गया, हाइड्रोजन भी 2 बढ़ गया, ऑक्सीजन भी 2 बढ़ गया, हाइड्रोजन भी 2 बढ़ गया। इट मींस यहां पर जो मेरा ऑक्सीजन बैलेंस था फिर से अनबैलेंस्ड हो गया। बैलेंस जो था ऑक्सीजन 5 और 5 वो अनबैलेंस्ड हो गया, एंड हाइड्रोजन तो ऑलरेडी अनबैलेंस्ड था, वो और अनबैलेंस्ड हो गया, वो और अनबैलेंस्ड हो गया। तो इसको अब बैलेंस करेंगे नेक्स्ट स्टेट में। तो अब फिर से मैं टेबल आपको बनाता हूं कि क्या क्या चीजें बैलेंस करनी है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो गया था हमारा। ओके, बहुत ही स्लोली मैं हर एक पूरा स्टेप करके बता रहा हूं, ये एक ही बार में कर सकते वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो पहले अगेन ये मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूं और यहां पर ही टेबल बना रहा हूं ताकि मैं एक ही पेज पे आप जितना हो सके यही सब बता दूं आपको। ओके, सो लेट मी जस्ट इरेज दिस पार्ट। ओके, सो जैसे ही मैंने क्या इंक्रीज किया, अब सोडियम मैंने बैलेंस कर दिया, राइट, सोडियम मैंने बैलेंस कर दिया। तो सोडियम मेरा 2 हो गया और राइट में भी 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो था वो यहां पर तो 5 ही है, राइट साइड में, राइट साइड में 5 ही है अभी तक। एंड लेफ्ट साइड में ये ऑक्सीजन अब कितने हो चुके देखिए, यहां का 2, ये 2 हो गया, प्लस यहां का 4, टोटल 6 हो गए, अनबैलेंस्ड हो गया। एंड हाइड्रोजन भी 2 हो गए और यहां का 2 ऑलरेडी था, यानी कि 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं, जबकि मेरे राइट हैंड साइड में 2 ही है, 2 ही है। तो ये अनबैलेंस हो गया, अब इनको बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको बैलेंस करता हूं। ओके, तो लेट मी अगेन चेंज कलर। तो ये तो पहले 2, ये जो नया है उसको चेंज नहीं करेंगे, इसी को आगे लेके जाएंगे, तो ये ऐसा ही रहेगा। अब मैं राइट हैंड साइड में कुछ चेंज करने की कोशिश करता हूं। तो ये राइट हैंड साइड में अगर मैं H2O, मेरे को ये वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है, अगर उसमें चेंजेस कर दूं, उसको अगर मैं छेड़ दूं, यानी उसका मॉलिक्यूल बढ़ा दूं, तो नेक्स्ट 1 इधर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो यहां मैं 2 लिख सकता हूं। तो मैं 2 वाटर मॉलिक्यूल्स कर देता हूं। तो जरा अब चेक करेंगे कि क्या बैलेंस होता है कि नहीं होता है। तो नया टेबल थर्ड वाला यहां बना रहा हूं, फिर से लेफ्ट और राइट देखेंगे। ओके, तो सोडियम में कोई चेंजेस नहीं आए, सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन का चेंज है, तो वही लिख रहा हूं मैं सिर्फ। तो लेफ्ट साइड में अब ऑक्सीजन की काउंट देखेंगे, 2 ऑक्सीजन प्लस यहां पे 4, तो टोटल 6। राइट साइड में अब ऑक्सीजन की काउंट देखेंगे, तो 4 ऑक्सीजन प्लस यहां पर 2 ऑक्सीजन, तो बाबा देखो क्या हो गया, 6 आ गया रे, एकदम सिंपल तरीके से। अब हाइड्रोजन चेक करेंगे, 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन दैट इज 4, तो ये 4। अब चेंज होने के बाद 2 और ये वाला 2 ऑलरेडी है, मतलब 2 2 जा 4, तो ये भी 4। तो देखो बैलेंस्ड हो गया बाबा, मेरा जो इक्वेशन है बैलेंस्ड हो गया। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाकी में चेंजेस नहीं किए मैंने, बाकी में चेंजेस नहीं किए मैंने। तो ये मेरा फाइनल इक्वेशन, लेट मी क्लियर आउट फ्यू थिंग्स इसमें से और उसको मैं फिर बॉक्स करता हूं। तो मेरा फाइनल इक्वेशन कुछ ऐसा होगा कि आपका दोनों तरफ मैंने एडजस्ट करके हुए क्या क्या मैंने चेंजेस, मैंने कोई प्रोडक्ट चेंज नहीं किया, मैंने कोई रिएक्टेंट्स चेंज नहीं किए, वो वही है जो ओरिजिनली थे, वही है, खाली उसका अमाउंट चेंज कर दिया, अमाउंट ऑफ दैट रिएक्टेंट्स एंड अमाउंट ऑफ दैट प्रोडक्ट चेंज कर दिया। तो पहले वो समझते हैं। ओरिजिनल प्रोडक्ट का नाम था सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला ये है। अब फिर से बताता हूं, अगर यहां आप नंबर्स चेंज करते हो तो आप जो ओरिजिनल वो है चीज वो आप चेंज कर दोगे, तो वो कॉम्पोजिशन आप चेंज नहीं कर सकते, तो वहां नीचे 2 लिखा जाता नहीं है।
इसलिए मुझे सोडियम 2 करना था, मैंने बाहर लिखा। बाहर लिखने से इसका मीनिंग ये होता है कि अगर हम एक एटम ऑफ पूरा एक मॉलिक्यूल ऑफ NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे थे, तो मैं 2 अब ले रहा हूं, दैट इज 2 टाइम्स में NaOH ले रहा हूं। इसका मीनिंग ये होता है 2 बार सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहा हूं, इसका मीनिंग ये होता है। तो ये क्लियर हो जाए बात फिर से। फिर ये जैसे ही अब मैंने किया तो देखा चेंजेस आ गया था मेरे राइट हैंड साइड में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिर से अनबैलेंस्ड हो गए। तो मैंने वाटर जो एक ही मॉलिक्यूल बनता था, वाटर का जो एक ही, समझो वाटर एक ही मॉलिक्यूल बनता था, तो मैंने 2 मॉलिक्यूल बना दिए। मतलब टू वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे लिखा जाता है, आगे 2 लिखूंगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल ही है लेकिन 2 बार है। तो इससे ये पूरा सारा चीज अपने आप बैलेंस्ड हो जाता है, अपने आप सारी चीज बैलेंस्ड हो जाती है। सो दैट इज हाउ यू बैलेंस्ड एन इक्वेशन, जिसमें मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए, उसके अंदर एक कंपाउंड, बेसिकली कंपाउंड एसिड सल्फ्यूरिक एसिड लिया, दैट इज H2SO4 लिया, विच गिव्स मी अ रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट बनता है मेरा, उन्हीं में से सोडियम सल्फेट बन जाता है, एंड वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। सो दिस इज हाउ यू बैलेंस्ड अ रिएक्शन। लेट्स गो बैक टू द टेक्स्ट बुक देखेंगे हम अभी फिर से, एंड यही बात पूरी लिखी गई है इसके अंदर। एंड लेट जस्ट क्विकली रीड इट आउट, रीड करेंगे हम फटाफट से। वही बात है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। सो थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर रहा हूं क्योंकि एक पेज में थोड़ा ज्यादा रीडिंग कर लेंगे हम। ओके, सो जस्ट रीडिंग इट। स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप, राइट द केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन जो था दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस सोडियम सल्फेट एंड वाटर। तो ये वर्ड इक्वेशन है, ये आपका वर्ड इक्वेशन है, यहां पर दिया हुआ ये लोग ने, उसको आपको वर्ड इक्वेशन ये है, उसको आपको केमिकल इक्वेशन, यानी ये देखिए इक्वेशन नंबर 10 दिया हुआ है। 10 इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ऊपर वो लोग ने इक्वेशन नंबर 1 2 3 वगैरह यूज किया है। सो 10 दिया हुआ है, तो ये हमने लिख दिया उसको इन द केमिकल इक्वेशन में लिख दिया। अब स्टेप 2, check whether the equation 10 is balanced or not by comparing the number of atoms of the various element present on the two sides of the equation। अलग अलग नंबर का जो उन्होंने एलिमेंट्स है उसको लिखिए, जैसे कि ये टेबल आप देख सकते हो। इन्होंने देखो सोडियम है हमारा, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, मैंने भी ये लिखा था। लेफ्ट साइड पे हमने चेक किया था 1 5 3 1 आया था, जबकि सोडियम 2 था, ऑक्सीजन बैलेंस्ड था, हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड था, एंड सल्फर तो बैलेंस ही था। तो यहां पर हमने देखा था कि सोडियम स्टार्टिंग में अनबैलेंस था और हाइड्रोजन स्टार्टिंग में अनबैलेंस था। ओके, तो ये बात वो लोग ने यहां पे बताई। इट इज सीन, अब यहां पे उसका कंक्लूजन, इट इज सीन दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स on the two sides are not the same, it means that the equation is not balanced। तो सबसे पहले ये लोग बोल रहे हैं कि बैलेंस्ड नहीं है। ओके, थर्ड स्टेप क्या है देखेंगे। इट इज कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग एन इक्वेशन from the compound which contains the maximum number of atoms। Moreover, it is convenient to first consider the elements in this compound which has unequal number of atoms on the two sides। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, थोड़ा टेक्निकल बात बोल रहे हैं, ये आपको लाइन याद रखनी पड़ेगी। इसका मीनिंग क्या है, ये कह रहे हैं कि कन्वीनियंट यानी हमारे लिए अच्छा होगा अगर हम लोग बैलेंस कहां से शुरू करें, मतलब लेफ्ट में भी बैलेंस कर सकते थे, राइट में भी बैलेंस कर सकते थे। तो आपको सिंपल भाषा में बस ये समझना है कि हमारे पास देखिए यहाँ पे इक्वेशन में मैक्सिमम कंपाउंड, मैक्सिमम एलिमेंट वाले कौन लोग बैठे हैं, तो वो 2 लोग हैं। देखिए एक तरफ हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है जिसके अंदर हाइड्रोजन आ गया, सल्फर आ गया, ऑक्सीजन आ गया। ओके, ये कंपाउंड है पूरा, ठीक है, H2SO4। ओके, एंड दूसरी तरफ ऐसे बड़ा एलिमेंट्स और एटम्स के साथ कौन बैठा हुआ है, हमारा सोडियम सल्फेट बैठा हुआ है। दैट इज देखो Na2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। तो ये आपको यहां पे बोल रहे हैं सिंपल भाषा में कि जिसके अंदर कंपाउंड है यानी ज्यादा एलिमेंट्स वाले हैं एंड उनके एटम्स किसके ज्यादा है, उसको बैलेंस करना पहले चालू करो। तो लेट्स रीड अहेड जस्ट क्विकली। देयर आर 2 कंपोनेंट्स दैट इज सोडियम सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड which contain the maximum number that is 7 atoms। तो देखिए 7 एटम्स कैसे हुआ, तो देखिए सोडियम का 2, देखिए सोडियम पहले लिख रहा हूं मैं, पूरा सोडियम सल्फेट लिख रहा हूं, SO4।
तो देखिए सोडियम का 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4, तो ये टोटल कितना हो गया बाबा, 7 हो गया। तो 7 एटम्स हो गए टोटल। एंड दूसरी तरफ हमारा सल्फरिक एसिड का H2SO4, तो हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन फिर से 4, तो फिर से इसका 7, तो दोनों 7 है, तो कोई भी ले सकते हैं, डजंट मैटर्स, किसको भी बैलेंस करना चालू करो, कोई भी बैलेंस करना चालू करो, हम ले सकते हैं, ऐसा यहां पे बोल रहे हैं। सो any one of them can be selected. Select the component सोडियम। सोडियम हमने यहाँ पे हमको बोला गया कि आप कोई भी यहाँ पे ले सकते हो। सिलेक्ट द कंपोनेंट सोडियम सल्फेट, हमको सोडियम सल्फेट बोला है। फर्दर सिलेक्ट सोडियम फॉर बैलेंसिंग एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम इन दिस कंपाउंड इज अनइक्वल ऑन द बोथ साइड। तो हमने देखा कि उसके अंदर हमको बैलेंस किसको करना है, सोडियम को करना है, क्योंकि वो अनबैलेंस्ड है। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी चेंज। तो ये बात मैं बोल रहा था, फॉर्मूला चेंज नहीं हो सकता कंपाउंड का। इट मींस आप वो जो नीचे मैं जो आपको बोल रहा था, नीचे आप 2, 4, 3 नहीं लिख सकते हो, बाहर की तरफ साइड में फैक्टर बढ़ाया जा सकता है। नीचे अगर आप लिखोगे तो वो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड चेंज हो जाएगा, वो आप कर सकते नहीं हो। तो ये बात अच्छी तरह से लिख ले और याद रखे। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी चेंज व्हाइल बैलेंसिंग द नंबर ऑफ एटम्स। इट मींस दैट here to make the number of sodium atoms in the reactant 2, the formula of NaOH cannot be changed to Na2OH। तो ये सब वही बात है जो मैं आपको बता चुका हूं बड़े अच्छी तरह से। तो ये फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते हो आप, NaOH को Na2OH नहीं लिख सकते हो। इंस्टेड ऑफ द फैक्टर 2 will have to be applied to NaOH, मतलब फैक्टर 2 मतलब NaOH को ही 2 बार कर दो। तो यहां पर देखिए वो लोग ने रिजल्टिंग इक्वेशन यहाँ पे बनाया हुआ है, ये रहा, देखिए 2 आ गया अब यहाँ पर, ओके 2 लिख दिया इन्होंने यहाँ पे 2, ओके। सो अब उससे क्या हुआ था, फिर से अब वो लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चेक वेदर द इक्वेशन 10, न्यू इक्वेशन है ये, तो 10 डैश वो लोग ने ऊपर लिखा हुआ है। चेक वेदर इट इज बैलेंस्ड और नॉट। तो वी फाइंड द इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर अनइक्वल। तो ये भी मैंने बता दिया था कि अनइक्वल हो चुके हैं फिर से। तो फिर again applying the factor of 2 to the product of H2O, balancing the 10th, we get 2 NaOH। अब फिर से अब देखो फैक्टर ऑफ 2 लगाया किसको, H2O को लगा दिया, एंड नया अब इनको बन गया 2 NaOH, H2SO4, Na2SO4, 2 H2O, ये बन गया। Check whether it balanced or not. So it is seen that the number of atoms of all the elements are equal on both the sides. It means that it is balanced equation। तो हमने देखा था कि ये लास्ट वाला जो मैंने भी बनाया था थर्ड स्टेप पे, वो भी बैलेंस्ड इक्वेशन था। ये बक्से में वो लोग ने वही चीज लिखी है जो मैंने बॉक्स बनाया था कि बैलेंस्ड है कि नहीं, तो वो आप सिंपली रिफर कर सकते हो, इसको मैं अभी फिर से नहीं बताऊंगा। फोर्थ, राइट डाउन द फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। तो फिर से जो हमने किया वही वापस लिख दो, क्योंकि फाइनल वाला बैलेंस्ड हो चुका है, तो उसको अच्छी तरह से लिख दो। दैट इज 2 NaOH, that is 2 molecules of sodium hydroxide, 1 molecule of sulfuric acid gives us sodium sulfate, 1 molecule of sodium sulfate and 2 molecules of water। In this way a balanced equation is obtained from an unbalanced equation by applying proper factor। उसको क्या बोलते हैं, 2 लगाना, आगे 2 लगाना, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर फैक्टर्स कहा जाता है, फैक्टर कहा जाता है। टू अप्रोप्रिएट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दोनों तरफ लगा सकते हो, रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी। हमने फर्स्ट स्टेप में रिएक्टेंट में लगाया, सेकंड में प्रोडक्ट में लगाया, सो एज टू बैलेंस द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इन द स्टेप्स। इससे क्या होता है, बैलेंस्ड होता है। बहुत आसान, बहुत सिंपल एंड बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ेंगे। यूज योर ब्रेन पावर नहीं आने वाला है, तो इसमें हम अभी फिलहाल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। We saw that a chemical reaction reactants get converted into new substances called products. During the some chemical bond reactant break and some new chemical bonds are formed, so to transform reactants into products. In this way, in this chapter we will study the types of reaction in detail। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ऊपर ही हम पढ़ चुके थे कि रिएक्टेंट्स आपस में मिलके कुछ बॉन्ड आपस में टूट जाते हैं, नए बॉन्ड्स बनाते हैं और नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो वो अलग अलग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या है, वो यहां हम पढ़ने वाले हैं। सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमारा नेक्स्ट टॉपिक। Chemical reactions are classified into 4 types in accordance with the nature and the number of reactants and products। तो
नेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, इसके बेस पे 4 टाइप्स है। कॉम्बिनेशन है, डीकंपोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है एंड डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो ये आपको यहां पर समझना है। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन क्या होता है? सिंपल भाषा में कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन वर्ड से बनता है। कॉम्बिनेशन, कंबाइन होना, यानी एक आया, दो आया, दोनों मिल गए। सिंपल अगर आपको एग्जांपल दूं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके बनता है H2O, दैट इज वाटर। तो दैट इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहां पे वो लोग ने एक्टिविटी करके ये चीज बताई हुई है। तो लेट्स जस्ट रीड इट आउट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैंने आपको पहले भी बताया, सल्फ्यूरिक एसिड के टाइम पे बोला था मैंने आपको कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत बार ये यूज होने वाला है। तो ये आपको याद रखना है, HCl, क्लोराइड का Cl, हाइड्रोजन का H। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है दैट इज HCl। एक टेस्ट ट्यूब में लेना है, उसको हीट करना है एंड क्या होगा, ये पूरा हम डायरेक्ट इक्वेशन पढ़ते हैं, ठीक है यहाँ पे। ओके, सो व्हेन यू सी अमोनिया जो होता है हमारा NH3 गैस होता है, अमोनिया गैस होता है, और हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको जब हम मिक्स करते हैं, ये दोनों गैस को जब मिक्स करते हैं टेस्ट ट्यूब वगैरह लेकर एंड ग्लास रॉड को डीप करके एंड वो गैस में वो पूरा बेसिकली मिक्स करते हैं, तो क्या फॉर्म होता है? तो जरा नोटिस करो, एरो होने के बाद राइट हैंड साइड पे एक ही प्रोडक्ट, एक ही मिल रहा है। टू रिएक्टेंट से वन प्रोडक्ट आया, यानी दो चीज कंबाइन हो गई परमानेंटली, अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। क्या बन जाता है? अमोनियम क्लोराइड बन जाता है, NH4Cl। दोनों गैस मिक्स होके एक सॉलिड बनाते हैं, अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। तो जिसके अंदर एक से ज्यादा बेसिकली रिएक्टेंट्स मर्ज होके एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, परमानेंटली मर्ज हो जाते हैं आपस में, उसे हम कहते हैं सिंपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल दिया है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को आप बर्न करोगे जब सिंपली, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी Mg, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2Mg और O2 गिव्स यू 2MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे आपको फिर से समझना है कि 2 क्यों लिखा है। सिंपल भाषा में ऐसा लिख सकते थे वो, MgO2, O2 ऑक्सीजन, ठीक है, तो आता था MgO, लेकिन 2 है, तो ये बैलेंस करने के लिए इसको यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी 2 देना पड़ेगा, तो ये बैलेंस्ड होता है। तो ये बैलेंस इक्वेशन है। अगेन आपको बैलेंस इक्वेशन दिया हुआ है, 2 मैग्नीशियम का स्ट्रिप आप बेसिकली जलाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आएगा एंड इट बर्न्स विथ मतलब अच्छा खासा बर्न, आपको वो ग्लो ऑफ बर्न देखने मिलेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट भी आप उसमें देख सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो फिर से। एंड थर्ड एक्टिविटी में आपको दिया है कि कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को मिक्स करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिकली, जो मैंने ऊपर वो लोग ने जो आपको ये बोला था, ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट याद करो, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट याद करो। सो लेट मी जस्ट थोड़ा सा नीचे कर देता हूं मैं, फिर थर्ड एक्टिविटी देखेंगे। ओके, थर्ड एक्टिविटी आपको दी गई है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी को आप मिक्स करते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड याद करो, फर्स्ट वाले में हमने जो पढ़ा था, जिसको क्विक लाइम भी कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और पानी को जैसे मिक्स किया जाता है तो लाइम वाटर, जिसको मैंने बोला था लाइम वाटर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर भी कहा जाता है। तो ये आपको सिंपली समझना है, मर्ज हो गया दो चीजें, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मर्ज हो गया, एक ही प्रोडक्ट बना। दूसरा, हीट जनरेट हुई, तो हीट कोई प्रोडक्ट नहीं है यहाँ पे, समझना, हीट जनरेट हुई, गर्मी पैदा होती है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड लाइम वाटर। इसी को लाइम वाटर भी कहा जाता है। ओके, लेट्स मूव अहेड, एकदम सिंपल सा आगे बढ़ते हैं। सो नीचे आप देखो, कंक्लूजन देखा दिया हुआ उन्होंने यहाँ पे एकदम ये कटिंग्स के बीच में है। लेट मी हाईलाइट दिस, रेड कलर का मैं सर्कल कर रहा हूं, ब्लैक में पूरा आपको दिया हुआ है, व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन, कंबाइन वर्ड यूज हो रहा है, याद रखो, कंबाइन इन अ रिएक्शन टू फॉर्म अ सिंगल, एक ही बनने के लिए जब कंबाइन हो जाते हैं, इट इज कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे को क्या कहा जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे डीकंपोजिशन, मैंने आपको बोला था सेकंड इज डीकंपोजिशन। कॉमन सेंस से, नाम से ही आप गेस कर सकते हो, कॉम्बिनेशन में अगर दो चीजें एक होती है तो डीकंपोजिशन में
डीकंपोजिशन में एक चीज अलग हो जाती है, उसे डीकंपोजिशन कहते हैं। तो आपको एक एक्टिविटी पूरा कैंसिल किया था, शुगर का, ग्लूकोज कैसे टूटता है कार्बन और पानी बनने में, शुगर कैसे टूटता है, वो कैंसल्ड है। हम देखेंगे सीधा कैल्शियम कार्बोनेट वाला एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर विच इज नथिंग बट, हमने फर्स्ट, याद करो फिर से अगेन, फर्स्ट व्हाइट बोर्ड पे जो मैंने आपको बताया था, जो यहाँ पे आपको दिया है नीचे की तरफ, ये रहा 16th वाला इक्वेशन। 16th वाला इक्वेशन मैंने आपको करके दिखाया था कि कैल्शियम कार्बोनेट जो था, कैल्शियम कार्बोनेट जो था CaCO3 विच वाज सॉलिड, और उसी को हमने सिंपली हीट किया था, उसी को जब हमने सिंपली हीट किया था, हमने इसको हीट किया था, तो हमें मिला था, दो चीज मिली थी, कैल्शियम ऑक्साइड मिला था, याद है आपको, कैल्शियम ऑक्साइड मिला था विच इज अवर बर्न्ट लाइम भी जिसको हमने कहा था, और साथ ही साथ गैस फॉर्म हुआ था, दैट इज CO2 गैस फॉर्म हुआ था। ओके, तो ये देखिए एक था रिएक्टेंट, वो दो बन चुका है, तो वो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। एंड ये डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का ये लोग ने बहुत प्यारा सा चार्ट के साथ एक्सपेरिमेंट जो दिया है। लाइम वाटर, मैंने कहा था लाइम वाटर, हम लाइम वाटर फॉर्म होता है, यही चीज का ऊपर जो हमने देखा CaOH2, ये लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, इसके अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड जाता है जब, तो ये मिल्की बन जाता है, मिल्की यानी कि व्हाइट दूध जैसे कलर का बन जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट वो दिया है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो, तो ये गैस, ये पाइप ट्यूब में से, लेट मी चेंज कलर, ये यहाँ पर गैस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फॉर्म होता है, जो ये ट्यूब में से जाकर लाइम वाटर में मिक्स होता है। यहाँ पर जैसे ही वो बबल्स आते हैं, CO2 का इसके मिक्स होता है, तो लाइम वाटर विच इज बेसिकली दिस CaOH2, जो ऊपर अब भी हमने देखा, Ca कैल्शियम, OH2 का दो मॉलिक्यूल्स, तो ये हमने जो देखा, इसके जिसको लाइम वाटर कहते हैं, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाता है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाता है। ओके, एंड ये मिल्की फॉर्म हो जाता है, ये पूरा मिल्की फॉर्म यानी कि व्हाइटिश हो जाता है, तो वो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, we saw in the above activity that calcium carbonate undergoes decomposition reaction and the carbon dioxide gas formed turns lime water milky. The second product of the reaction, the calcium oxide powder, remains behind in the first test tube. तो बचा हुआ कैल्शियम, इसके अंदर से कैल्शियम ऑक्साइड का पाउडर पीछे ही रह जाता है, इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड जो था वो पीछे रह जाता है, और CO2 इधर आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट बता रहे थे। ओके, सिमिलरली इन द अनदर रिएक्शन, इक्वेशन 17, मतलब ये बाजू वाला, यहां पर हाइड्रोपेरोक्साइड यानी H2O2, ये हाइड्रोपेरोक्साइड का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, H2O2 नेचुरली अंडरगोज स्लोली डिकम्पोजिशन इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। ये भी नेचुरली, अपने आप ही नेचुरली, मतलब धीरे धीरे खुद ही वो डिकम्पोज हो जाता है, जैसे कोई भी चीज सड़ जाती है, डिकम्पोज यानी सड़ जाना एक तरह से, याद है। सो ये बता रहे हैं कि नेचुरली हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट इज H2O2 अपने आप धीरे धीरे पानी बन जाता है, और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। तो ये आपको 17th इक्वेशन में वो लिख के बताया हुआ है, दैट इज H2O2, जिसके दो मॉलिक्यूल्स है, यानी कि टोटल H के 4 मॉलिक्यूल्स है, और ऑक्सीजन के भी टोटल 4 मॉलिक्यूल्स है। ये आपको समझना है अभी, ये आपको समझना है अभी। और बैलेंस देखेंगे, दूसरी तरफ देखिए H2O, इसका भी यहाँ पे 2 लिखा है बैलेंस करने को, तो H2 और यहाँ का 2, तो 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हुआ, और ऑक्सीजन गैस 2 रिलीज हुआ, तो ये भी 4 हो गया। तो देखिए फिर से, ये मैंने इसलिए सिर्फ लिखा आपको बताने के लिए, बैलेंस ऑफ इक्वेशन, बैलेंस ऑफ इक्वेशन। ओके, सो ये हो गया आपका बताया हुआ डीकम्पोजिशन का, ये लोग ने बड़े अच्छी तरीके से। We studied in the previous standard that the water decomposes into hydrogen and oxygen gases as passing electric current through acidulated water. This decomposition takes place by the means of electrical energy, therefore it is called electrolysis. तो ये अब बता रहे हैं कि आपने पहले पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस है, जिसके अंदर पानी के अंदर अगर सिंपली इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, एंड एसिडुलेटेड वाटर यानी कि एसिडेट वाला वाटर थोड़ा सा, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम हाइड्रोजन गैस अलग कर सकते हैं, ऑक्सीजन गैस अलग कर सकते हैं, यानी कि पानी को भी रिटर्न हम अलग कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बताया हुआ है, विच इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए एक ही है रिएक्टेंट, और यहाँ पे प्रोडक्ट 2 है, 1 हाइड्रोजन गैस, अदर ऑक्सीजन गैस। तो ये
1 से 2 गया डिकम्पोजिशन, 2 से 1 गया कॉम्बिनेशन। ओके, सो द केमिकल रिएक्शन इन विच, यहां पे लाइन लिखी हुई है, in which two or more products are formed from a single reactant is called a decomposition reaction. So that is two types हो गए हमारे अभी तक। थर्ड वाला देखो, डिस्प्लेसमेंट, ये सब वर्ड्स में तब यूज कर रहा था। डिस्प्लेसमेंट यानी कि सिंपल भाषा में प्लेस चेंज कर देना, अदला बदली कर देना। तो हमारा जिंक कॉपर वाला याद करो, थर्ड इक्वेशन याद करो, यहां भी वो लोग ने उसी का एग्जांपल लिया हुआ है। वी सॉ इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर एडिंग जिंक डस्ट टू द ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कलरलेस सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट इज फॉर्म एंड हीट इज जनरेटेड। इक्वेशन 3 का जो फॉर्मूला था उसके अंदर का हमने ये चीज पढ़ा था, यही बात फिर से यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं। फ्रॉम दैट वी लर्नड जिंक के 2 आयंस फॉर्म्ड फ्रॉम जिंक एटम्स टेक प्लेस ऑफ कॉपर के 2 पॉजिटिव आयंस। ये अच्छा, ये थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे जिंक लिखा है, उसके ऊपर 2+ लिखा है। ये पहले प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, +2 नहीं है, 2+ ही लिखना है आपको। इसका मीनिंग है कि जिंक के 2 वो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है वो रिएक्शन में? 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। दे देता है वो महान होता है, वो पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस का साइन आता है। कॉपर के 2 की जगह पे कॉपर 2+, यानी कि कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन जो दिए थे इक्वेशन के अंदर, फॉर्म केमिकल इक्वेशन के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर कॉपर ने जो 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे उसकी जगह जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन अब दिए हैं और कॉपर अलग से फॉर्म हो चुका है। तो ये आयंस, ये जो है, पहली बात ये आयंस है, इनकी इलेक्ट्रिक चार्ज है, दे आर पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कितनी है? 2 है। दोनों की पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज कितनी है? 2 चार्ज है। इसका मतलब क्या है? ये दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं तब पॉजिटिव आता है। अगर इन्होंने 2 लिए होते तो यहां पर 2- लिखा होता। ये आप समझिए, नंबर के बाद साइन होता है। जिंक -2 नहीं लिखते हैं क्योंकि ये हमारा फिर मैथ्स का जो -2 + 2 वो वाला चीज हो जाएगा एंड कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि ये इनवर्स तो नहीं लिख रहे हैं, इसीलिए नंबर लिखते हैं उसके बाद साइन लिखते हैं प्लस या माइनस। तो यहां है जिंक 2+ आयंस, देखो आयंस लिखा हुआ है, formed from zinc atoms take place of copper 2+ ions in the copper sulfate. The copper atoms formed from copper 2+ ions comes out. It means that zinc displaces copper. तो ये वर्ड अभी अच्छी तरह से समझो, मैंने बार बार इस पे फोकस किया था। डिस्प्लेसेस, प्लेस चेंज कर देता है किसी की। तो जिंक डिस्प्लेस कॉपर, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ एन आयन ऑफ अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट is in a compound is taken by another more reactive element by formation of its own ions is called displacement reaction. तो ये देखो, मैं सारी बात आपको बता चुका था। जिंक मोर रिएक्टिव था, जिंक इज मोर रिएक्टिव एंड कॉपर इज लेस रिएक्टिव। तो when in a chemical reaction a more reactive is replaced, मोर रिएक्टिव आता है और वो रिप्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव वाले को, ऐसे वाले में हम उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो ये पूरा टेक्निकल वर्ड वाला ब्लैक लाइन याद हो जाना चाहिए क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। वी विल लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी के बारे में और पढ़ेंगे इन द चैप्टर मेटलर्जी। अच्छा, आगे जो चैप्टर आएगा इसमें रिएक्टिविटी जो ये है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, ये चीज मैं ऑलरेडी इनफैक्ट डिस्कस कर चुका हूं। तो ये और पढ़ेंगे डिटेल में मेटलर्जी चैप्टर में आगे। द एलिमेंट्स ऑफ आयरन लीड सिमिलर टू जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इसका मतलब आयरन और लीड जो है वो भी जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहां पर आपको लिखने बोला है, तो कॉमन सेंस से क्या होगा, मैं एक लिख रहा हूं, आप एक मुझे नीचे कमेंट में लिख के दिखाएंगे। तो Fe, अच्छा ये भी देखो, आयन का जो है उसका जो नेम है Fe होता है बिकॉज उसका नेम ग्रीक वर्ड में फेरस होता है, फेरस यानी आयन होता है, तो उसका Fe यूज किया है क्योंकि आई और ये ऑलरेडी यूज हो चुका था आयोडीन वगैरह में, तो वो लॉजिक है। ग्रीक नेम के हिसाब से भी नाम्स है, जैसे कॉपर का तो स्पेलिंग होता है ये, लेकिन हमने लिखा Cu ना, तो ये कुपरस नाम होता है ओरिजिनली, उसके हिसाब से Cu लिखा जाता है। तो यहाँ पे Fe यानी आयन होता है ये। तो आयन और कॉपर सल्फेट के अंदर आयन सल्फेट बनेगा और कॉपर फिर से अलग हो जाएगा। और नीचे आप ये सेकंड वाला आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा, लीड
लीड का नेम क्या है, पीबी। तो ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके बहुत ही अतरंगी नाम है, मतलब कुछ मैच ही नहीं कर रहा है। लीड का पीबी होगा, सोच ही नहीं सकते हो आप। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है, कुछ चीजें ऐसी याद रखनी है, बाकी तो एलिमेंट्स के नाम काफी आसान है। सो ये आप सेकंड वाला मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेशन में कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा लीड एंड कॉपर सल्फेट का। ओके, लेट्स मूव अहेड। ये था सिंगल, एक ही जन का डिस्प्लेसमेंट हुआ। डबल डिस्प्लेसमेंट भी हम देख चुके हैं ऑलरेडी, हमने हमारी एक्टिविटी जो की थी जिसके अंदर पोटेशियम क्रोमेट एंड बैरियम सल्फेट में मैंने बताया था कि पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा एंड बैरियम क्रोमेट हो जाएगा। तो ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऊपर हम जो ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट इज दोनों आपस में चले गए, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। उसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहा गया। यहाँ पे उसका इक्वेशन इन्होंने नहीं लिखा है, तो यहां पर मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था इधर से उधर। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, दोनों जन ने अपनी ओरिजिनल जगह छोड़ दी है। ये कुछ क्वेश्चंस है वो आपको आंसर करने, जो कि मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूं ऊपर। तो आप मुझे अब ये थोड़ा सा सोच के बताइएगा कि पर्सिपिटेट यानी क्या होता है। ठीक है, जो सॉलिड चीज फॉर्म हुई थी उसके अंदर इक्वेशन में, स्टार्टिंग का वीडियो फिर से देखिएगा चाहिए तो, उसमें पर्सिपिटेट यानी सॉलिड चीज क्या फॉर्म हुई थी, कलर क्या था, कलर भी मैंने मेंशन किया था हर चीज का, कलर बताइएगा। एंड बैलेंस, वो बैलेंस इक्वेशन कैसे उसका लिखेंगे, तो मैंने तो पूरा इक्वेशन लिखा था, तो आप ये करके आप मुझे दिखाइएगा। नेक्स्ट है हमारे टाइप्स ऑफ सारे हो चुके। अब दूसरा चीज है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस एंड रिएक्शन। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का। इसके बाद का चैप्टर जो है मैं सेकेंड पार्ट में बनाऊंगा, एंड उसके साथ क्वेश्चन आंसर्स में जो डिटेल्ड इक्वेशंस के बारे में जो है वो भी सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन आंसर्स थोड़े से सॉल्व करूंगा। इसीलिए दो पार्ट में ये वीडियो बनेगा। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। सिंपल भाषा में जिसके अंदर हीट हमें बाहर से प्रोवाइड करनी पड़ती है, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक कहते हैं। एंड जिसके अंदर रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट साइड में हीट जनरेट होती है, उसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है। तो देखिए फर्स्ट वाला याद करो, फर्स्ट वाला क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट वाला। कैल्शियम कार्बोनेट में हमने बाहर से हीट उसको 1100 डिग्री पे हीट किया था, राइट। तो ये हमने हीट किया, ओके, तो वो हमने आउटसाइड हीट उसको लगाया, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है। जबकि थर्ड वाले के अंदर, जिसके अंदर मैंने लिखा था कि जिंक वाला, शायद से था जिंक वाला था, जिंक सल्फेट एंड कॉपर, और फिर प्लस हीट लिखा था, हीट इज रिलीज्ड। तो जिसके अंदर हीट रिलीज्ड होती है, हीट जनरेट होती है, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। ओके, लेट्स जस्ट क्विकली रीड दिस। ओके, ये खाली रीड करेंगे फटाक से। हीट फ्रॉम द आउटसाइड इज एब्सॉर्ब ड्यूरिंग सम फिजिकल चेंजेस, फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस। तो आइस कैसे मेल्ट होता है, बाहर की गर्मी की वजह से। डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर, तो एक और बता रहे कि जब पोटेशियम नाइट्रेट पानी में जाता है तभी हीट रिक्वायर्ड होती है। ये सारे एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये आपको दोनों एग्जांपल याद रखने हैं। ऑन द अदर हैंड हीट इज गिवन अवे, अवे यानी खुद वो हीट छोड़ता है, प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर, ऑपोजिट बोल रहे हैं, आइस फॉर्म होना फ्रॉम वाटर में से, वो बेसिकली हीट छोड़ रहा है, फ्रीज हो रहा है, मतलब हीट गिव अवे कर रहा है। डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, तो ये आप भी याद रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में जब मिक्स होता है तो वो हीट रिलीज करता है, गर्मी रिलीज करता है। देयरफॉर दीज आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक। एक्सो एंड एंडो, ये दो वर्ड याद रखना है। In this process, dilution of concentrated sulfuric acid in water with large amount of heat is liberated. तो ये बेसिकली क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जैसा है वैसे ही सल्फरिक एसिड जो है, मैंने बता चुका हूं, H2SO4 सल्फरिक एसिड, पानी में और मिक्स करेंगे हम जैसे ही, तो हीट रिलीज होती है। एज अ रिजल्ट वाटर गेट्स इवोपरेटेड इंस्टेंटली। पानी कैसे पता पड़ता है हीट हो रही है, पानी जो था वो गर्म होके इवोपरेट होना चालू हो जाता है। If it is poured in the concentrated sulfuric acid, which may cause an accident. To avoid this, required amount of water is taken in a glass container and small quantity of concentrated sulfuric acid at a time is added with stirring. Therefore, only small amount of heat is liberated at a time. तो ये क्या कह रहे हैं कि ये कितना हार्मफुल या कितना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड पानी के साथ मिक्स होते ही तुरंत ही इवोपरेट, तुरंत इंस्टेंटियसली यानी तुरंत इवोपरेट हो जाता है। तो आप एक ही बार में अगर डाल दोगे कंसेंट्रेटिक, कंसेंट्रेटिक मतलब जिसका एसिड बहुत पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा एसिड लिया है हमने, ठीक है,
तो वो उसमें पानी अगर जोर से डाल दोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन इसलिए क्या किया जाता है फॉर एक्सपेरिमेंट्स, पानी लिया जाता है पहले ग्लास कंटेनर के अंदर, स्टरर यानी स्टर करना, मिक्स करना, स्टरर के साथ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है और उसे यूज किया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है एंड फिर यूज किया जाता है। ये आपको कैरी आउट नहीं आने वाला है एक्सपेरिमेंट, तो ये हम नहीं करेंगे। यहाँ पे अगेन कुछ एग्जांपल दिए हैं डायरेक्ट एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक के, जिसमें से पहला वाला देखो मेंशन्ड है जो मैंने आपको बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट, यानी हीट उसको दिया, कैल्शियम ऑक्साइड बना और CO2 गैस बना, दैट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा अब दिया है कि कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को मिक्स करोगे आप तो ये लाइम वाटर क्रिएट हो रहा है और हीट जनरेट हो रही है, दैट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये दीज आर एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, बहुत आसान, बहुत सिंपल। इसके आगे का चैप्टर हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किस चीज पे डिपेंड होता है, ये सारी बात करेंगे एंड सॉल्व्ड क्वेश्चन आंसर्स में से जो इक्वेशंस वगैरह है वो भी सॉल्व करेंगे। होप आपको मजा आया चैप्टर में, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। जरूर नोट्स बनाइएगा, लिखिएगा इक्वेशंस, तो हेल्पफुल होगा, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। थैंक यू सो मच। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, subscribe to the channel. Thank you.